प्रोजेक्टर चेक क्यों नहीं किया था? ऑटोमेटिक। ठीक है। आपका टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 7, दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बैच DI 1 and 2, लेक्चर नंबर 63। हाँ जी, इस चैप्टर में हमने कुछ बातें की थी लास्ट क्लास में। द पोर्शन नंबर सेकंड, जनरल मीटिंग पार्ट्स में हम डिस्कशन कर रहे थे अपनी, जिसमें से प्री मीटिंग की बात चल रही थी कि प्री मीटिंग हम क्या क्या करेंगे। 3 सेगमेंट में पूरा डिवाइड हो रहा है पूरा प्रोसीजर। एक था बिफोर मीटिंग क्या करेंगे, एक था ड्यूरिंग मीटिंग क्या करेंगे, और एक था आफ्टर मीटिंग क्या करेंगे। अभी हमारी जर्नी किस चीज की चल रही है? बिफोर मीटिंग। देखो, अगर इस इस तरीके से अपने माइंड को सेट करोगे तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर तुम्हारा पूरे कंपनी जेड का सबसे फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, और ये ICI का भी फेवरेट चैप्टर है। क्वेश्चन एरिया है, और यही चैप्टर लोगों के होश उड़ा देता है पेपर में। जो पढ़ के नहीं जाते उनका, सबका नहीं। लोग इसमें होश उड़ाते हैं, इंस्टीट्यूट का भी कई बच्चे होते हैं, क्योंकि वो ताबड़तोड़ तरीके से तैयार करते। तो मैं एक इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर को आप सब लोग पूरी ऊर्जा से और पूरी एनर्जी झोंक दो। मतलब ये एक चैप्टर तैयार करने का मतलब है आपने 3 चैप्टर तैयार कर लिए छोटे छोटे। मतलब 3 चैप्टर के बराबर वेटेज अकेले की है। खुदा ना खास्ता कि इंस्टीट्यूट का पूरा ही फोकस चला गया तो 20 से 25 नंबर अकेले चैप्टर से, जैसे इस अटेम्प्ट में हुआ। लग रहा था मैनेजमेंट से ही पेपर बना है पूरा, वही दिख रहा था, यत्र तत्र सर्वत्र। अब जिसका अच्छा सा रहा होगा, सोचो क्या स्कोर मारा होगा उसने, कितना बढ़िया स्कोर किया होगा उसने। तो आप लोगों को क्या करना है कि बेसिकली पूरे चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके, चैप्टर बड़ा है जस्ट लाइक अ शेयर कैपिटल, चैप्टर बड़ा है, लेकिन अगर पार्ट्स में डिवाइड करोगे कि सबसे इजी चैप्टर आपको यही लगेगा। पूरा चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जर्नी शुरू होती है पार्ट 1 सेक्शन 88 से लेके सेक्शन 95 तक, ये अलग पार्ट। ठीक। अब जनरल मीटिंग वाला जो पार्ट शुरू होता है वो सेक्शन 96 से, और क्लोजर कहां पे होगा? सेक्शन 122 पे। हम इसी पोर्शन पे डिस्कशन हमारा चल रहा है। जनरल मीटिंग होने के लिए 3 सिचुएशन मैंने बताई थी। बिफोर मीटिंग हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग द मीटिंग क्या करेंगे, और लास्ट स्टेप आफ्टर पोस्ट मीटिंग क्या करेंगे। इन्हीं 3 पोर्शन में पूरे सेक्शंस डिवाइडेड हो गए। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, बिफोर द मीटिंग अभी आपने क्या क्या किया? सेक्शन रखना शुरू करो। सेक्शन 101 में हमने नोटिस रखना शुरू किया, उसमें 6 पॉइंट्स थे, हेडिंग्स थी, वो सब कर लिया। फिर और क्या भेजा था? अगर स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी अटैच्ड विद द नोटिस, राइट, उसके कुछ पॉइंट्स। और उसमें बस मैं एक ही चीज जानता हूं, 2% वाली लाइन जो मेन लाइन है, 2% और मोर, याद आ रहा है? इंटरेस्ट। और सबसे लास्ट वाला पैरा ऊपर किसके पास रख देंगे, किसके चरणों में? ट्रस्ट के, जो बेनिफिट एक्रू हुआ। और सबसे लास्ट लाइन फिर सजा भी बताया है कितनी होगी। दैट्स इट, और कुछ है नहीं उसमें। जनरल बिजनेस किसे कहते हैं, स्पेशल बिजनेस किसे कहते हैं? 4 है ऑर्डिनरी बिजनेस, बाकी सब क्या है? ऑर्डिनरी में 4 चीजें करते हैं, कंसीडर करते हैं, और उसका अपॉइंटमेंट करते हैं, और एक डिक्लेरेशन करते हैं। यही था, 2 अपॉइंटमेंट्स हो गई, और उधर डिक्लेरेशन हो गई, और ऊपर कंसीडरेशन ऑफ 3 थिंग्स। फिनिश हो गया। सेक्शन 103 किसके बारे में था?
कोरम, आईसीआई इज वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर। कितने लोगों का कोरम यहाँ पे एकदम बन चुका है तगड़ा कि सर पेपर आ जाएगा तो छाप के चले आएंगे सेक्शन 103। जो सेक्शन की लाइन है ये सिर्फ ऐसे है या स्टार्टिंग ऐसे होती है, बताना कौन सा ट्रू है। अ कोरम फॉर पब्लिक कंपनी डिपेंड अपॉन द लिमिट्स ऑफ द मेंबर। उधर प्राइवेट कंपनी सेम, ये ऐसे शुरू होगी, अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर। इसका क्या मतलब, कौन बताएगा? हाँ, अगर आर्टिकल कोई लार्जर नंबर नहीं बताया तो ये होगा। ठीक, देखो अभी क्या है, सेक्शन 101 से लेके और आपका चलेगा सेक्शन 110 तक। ठीक, 10 तक जैसे ही ये खत्म होगा, सेक्शन 110 जिसको बोलते हैं पोस्टल बैलेट्स के थ्रू मीटिंग, जैसे वो वहां तक हम कंप्लीट करेंगे तो मैं आपके सामने यहाँ केस स्टडीज रखूंगा इन 10 सेक्शंस को चेक करने के लिए। मतलब वन ऑफ द टफेस्ट केस स्टडीज, उससे टफ इंस्टीट्यूट पूछ भी नहीं पाएगा। ठीक है, वो आपको सॉल्व करना है क्लास में, देखते ही आंसर देना है कि क्या आप दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो। उसके बाद फिर अगले सेगमेंट में फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अगली जर्नी, मतलब सेक्शन 1 से लेके फिर आगे की जर्नी, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सेम लाइक मैनर, और फिर इस तरह, और फिर वो जनरल पार्ट्स सेक्शन 88 से लेके, और इस तरह पूरा चैप्टर हमारी ग्रिप में आ जाएगा। ठीक, और यहाँ 99% चांस है कि आपके अटेम्प्ट में जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो 100% बता रहा हूं, आज ही बोलो, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जिसने मेरी क्लास यहाँ की होगी, कॉन्सेप्ट कई चीजें सेम टू सेम कवर हो जाएंगी पेपर में, इससे जो क्वेश्चन आने वाला है। तो बहुत ध्यान से और एक एक चीज, एक एक शब्द को सुनते हुए, और घर पे जाके बस 15 मिनट रिवाइज करना है, 20 मिनट बस, कुछ नया नहीं करना है आपको। बस खाली जैसे गए 15 मिनट आप निकाल सकते हो, आप ये एक्सक्यूज नहीं बना सकते सर मेरे पास 15 मिनट नहीं है, नहीं है तो फिर सीए नहीं बन सकते। 20 मिनट 15 मिनट निकालो, बस जैसे 3 सेक्शंस पढ़े तो आप वही पढ़ो, कुछ मत करो, वही पढ़ लो खाली, कि आज मैंने कोरम का ये पढ़ा, इतने पढ़े तो मैं ये पढ़ लेता हूं पहले, वो पढ़ा आपने। अब जो जो बुक से पढ़ रहे हैं मैं उनकी बता रहा हूं, आपके साइड में जो मार्जिन है, साइड में मार्जिन है ना, देखो बुक के जितनी भी है, जैसे वो पैरा पढ़ा, पैरा पूरा पैरा इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, और वो पैरा किसके बारे में है, जैसे आपने उसमें मैंने लाइकवाइज मैंने बताया था, नोटिस में आपने लिखा है सिर्फ, वो तुम लिख लो, क्योंकि जब तुम उसको रिवाइज करोगे, जब पॉइंट्स को देखोगे, इतना फास्ट माइंड में क्लिक होगा वो 6 पॉइंट्स देखते ही ना। जैसे हेडिंग देखी, अच्छा इसमें ये होगा, हेडिंग देखी इसमें ये होगा, तो आप पूरा का पूरा चैप्टर 10 मिनट रिवाइज कर पाओगे, 5 मिनट पूरा चैप्टर रिवाइज करो, खट खट खट, समझ में आ रहा है। और रिवीजन ही रैंक होल्डर बनाता है, रिमेंबर माय वर्ड्स, बेस्ट पेपर अवार्ड विनर बनना है तो रिवीजन आपको बना देगा। इसमें यह मैटर नहीं करता कि पास्ट में कोई प्रीवियस लाइफ नहीं, प्रीवियस अपनी लाइफ टाइम में पिछले में कोई रैंक होल्डर नहीं रहा, इंटेलिजेंट नहीं रहा, इससे कोई मतलब नहीं। आज जो प्रेजेंट में वर्क करेगा वही बन जाएगा हीरो। मतलब आज जो है, पहले नहीं बने कोई जरूरी नहीं, अब नहीं बन, अभी भी बेस्ट पेपर अवार्ड विनर बन सकते हो आप, रैंक होल्डर नहीं बन पा रहे हो, बेस्ट पेपर अवार्ड विनर, इंडिया में आपसे हाईएस्ट नंबर किसी के हो ही ना उस सब्जेक्ट में। तो सेक्शन 103 में अगर आप देखो तो लाइन शुरू कैसे हो रही थी, अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर। अब फिर वो डिवाइड हो गया 2 केस में, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट में बहुत सिंपल है, 2, इधर अप टू 1000 5, अप टू 5000 15, लास्ट। इसके जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं वो बताओ कौन कौन से, कोरम के मेन पॉइंट्स पॉइंट वाइज। जैसे ये तो है एक्ट की जो मेन बात है, ये लिमिट बता दी आपने, कोरम की जो मेन मेन बातें अब बताओ सीक्वेंस वाइज, 1 2 3 4 ऐसे करके। एजीएम हो, सॉरी एडजर्नमेंट, हेडिंग होगी एडजर्नमेंट, उसके 2 केस बनेंगे, या तो एजीएम होगी या तो ईजीएम होगी। पहले तो ईजीएम बताओ होगी क्या हो जाएगा, अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं हुई कैंसिल, सेकेंड वाला अगर कोरम प्रेजेंट नहीं हुई और वो है ईजीएम, तो मीटिंग क्या हो जाएगी, पोस्टपोन होगी, एजीएम कैंसिल हो जाएगी। पोस्टपोन एडजर्नमेंट किसकी होगी, एजीएम की। क्या लाइन है, क्या लाइन है इसकी, यस, या ऑप्शन में दिया हुआ है वहां पे,
एनी अदर प्लेस, बोर्ड में स्पेसिफाई। फिर एक लाइन लिखी हुई थी एटलीस्ट 3 days, बताना पड़ेगा। और कुछ लाइनें थी, अगर एडजन मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं हुई एजीएम में तो क्या होगा, वही कोरम मान लिए जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या प्रॉक्सी काउंट होगा कोरम में, क्या प्रॉक्सी जा सकता है कोरम में, काउंट होगा? वही तो मैं पूछ रहा हूं, प्रॉक्सी काउंट होगा? आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था उसमें, प्रॉक्सी एक्सीड कर दिया, हटा दिया था आपने, उसमें से एक्सक्लूड किया था। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट काउंट होगा, लेकिन एटलीस्ट 2 तो होनी चाहिए, पर्सनली प्रेजेंट। और कुछ पॉइंट है, एसएस कुछ बातें बोल रहा था, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, कि क्या कोरम सिर्फ एक बार प्रेजेंट हो गया तो ही इनफ होगा, या जब तक बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हुआ तब तक माना जाएगा? यस, तब तक नहीं। इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट का फेवरेट मतलब सेक्शन है 103। अच्छा 104, 4 में क्या है? चेयरमैन। 4 में है क्या? चेयरमैन। उसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे, बच्चों वाले प्रोविजन है, कुछ नहीं, बस एक लाइन याद रखनी है, शो ऑफ हैंड से होगा। और अगर मान लो नाराज हो गए लोग कि नहीं नहीं भैया हमारे पास 100 वोट हैं और तुम कह रहे हो एक ही हाथ खड़ा करो सब लोग, ऐसे नहीं, तो फिर क्या डिमांड कर सकते हैं? पोल। इस केस में फिर लॉ ने क्या बोला, जो पहले अपॉइंट हुआ चेयरमैन वो कब तक? यस दैट्स इट, ये मेन लाइन। 5 में क्या था? प्रॉक्सी की कुछ बातें हैं, जो मेन मेन बातें हैं वो बताओ। एक तो टाइम लिमिट बताओ, कितने टाइम पहले सबमिट करना है आपको प्रॉक्सी फॉर्म, फॉर्म नंबर बताओ। MGT 11, ठीक है। प्रॉक्सी से रिलेटेड अच्छा एक पॉइंट था कि वो 24 घंटे पहले से देखना अलाउड होगा, वो सब क्या था? रिक्वेस्ट कर सकता है मेंबर, और कब से टाइम शुरू होगा देखने का? टिल कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, ठीक है। प्रॉक्सी से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ। एक पर्सन कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है? मैक्सिमम 50, और उसे कंडीशन अटैच कर दी, कैप लगा हुआ है। 10% अगर वैल्यू के ले रखा शेयर्स उसने, टोटल एग्रीगेट कर लो। अच्छा एक ही पर्सन का वो प्रॉक्सी है, लेकिन उसकी होल्डिंग है कंपनी में एट 10%, अब क्या होगा? 12%। तो क्या वो और अपॉइंट हो सकता है किसी और कंपनी? नॉट एट ऑल, वो लिमिट एक्सीड होगी उसकी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉक्सी के, ये क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। और हाँ, जिप लगी होती है मुंह में, मुंह में क्या लगी होती है इनके? जिप। इनको बोलना इस अलाउड नहीं। हाँ बस पोल वोटिंग। और यस, नहीं देती है पेनल्टी लगेगी। अच्छा कुछ पॉइंट्स थे जो सबसे लास्ट में पैराग्राफ में आपने बहुत डिटेल में लिखा था, बहुत सिंपल वे में, याद आ रहा है उसमें? ऊपर वाला तो सिंपल था, वो तो पता था आपको, उसके बाद वाले जो पैराग्राफ थे वो कंफ्यूजिंग वाले, वो जो लिखा था आपने, सेकंड पैरा बताओ उसका, पेनल्टीज का, वो किससे रिलेटेड था? बच सकती है, लेकिन अगर वो किसी स्पेसिफिक बंदे की सिफारिश कर रहा है और कंपनी के खर्चे से, लाइबल हो जाएगी ना। कब नहीं होगी? एक्सेप्शन था उसका जब मेंबर ही रिक्वेस्ट कर रहा हो, तब नहीं होगा। दैट इज द सिंपल पॉइंट। उसके बाद आता है 106, 107। अब देखो इसकी जो कहानी है आगे की, यहां पे जो सेक्शन 106 है वो बात करता है राइट टू वोट की, बात करता है वोटिंग राइट्स की, बात करता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ वोटिंग राइट, कि क्या हम किसी को वोट करने से रोक सकते हैं क्या? अच्छा एक बार बताओ, चलो ये तो कंपनी की बात हो रही है, रियल लाइफ में क्या मैं किसी को वोट डालने से रोक सकता हूं? सब लोग सोचना एक बार। एक पर्सन है वो मेजर है, पहले तो मेजर होना चाहिए पर्सन, मेजर है और मैं उसको कह रहा हूं तो वोट जब तक चलेगा आज तुम्हें घर में बंद कर दिया जाएगा, क्या ये लीगल होगा या नहीं होगा? आपका लीगल राइट है या नहीं वोट कास्ट करना? फंडामेंटल है कि नहीं? आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे रखी है आपको कि आप वोट कर सकते हो। देखो जब आपको वोट करना अलाउड है कंट्री के लिए,
तो आपको लगता है कि कंपनीज नॉर्मल केस में किसी शेयर होल्डर को वोटिंग से रोक सकती हैं? अगर उसकी कोई गलती नहीं है तो मैं बात कर रहा हूं। ये राइट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? बस कुछ सिचुएशन है जिसमें वो आपके राइट्स को रोक सकती हैं, बाकी रोक नहीं सकती। बस इतना सुन लो, और उसके बाद फिर आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। और ये होता है पूरे इंडिया का सबसे टेक्निकल एरिया। टेक्निकल मतलब छोड़ो, कहने का मतलब है बच्चों को ये तैयार नहीं होता। कट शॉर्ट, आपको नहीं, कहीं और। आपको ये टिप्स पे होना चाहिए, और हो भी जाएगा लास्ट तक, अभी देखना। पहले मैं बात करूंगा कि क्या वोटिंग राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। सेक्शन 106 कह रहा है, 5 में प्रॉक्सी पढ़ लिया आपने, और 106 में कुछ चीजें फिक्स कर रहा है। कौन? एक्ट फिक्स कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है आर्टिकल ऑफ द कंपनी मे प्रोवाइड दैट नो मेंबर शैल एक्सरसाइज एनी वोटिंग राइट in respect of shares registered in his name which amount due from in call। आर्टिकल में मैं ये कंडीशंस लिख सकता हूं, कंपनीज एक्ट कह रहा है, सुपरमेसी दे रहा है। लेकिन कब कह रहा है वोटिंग राइट मना कर दूंगा तुम्हें करने से? जब तुम्हारे ऊपर क्या ड्यू हो? कॉल्स और एनी अदर सम प्रेजेंटली पेबल टू हुम कंपनी नॉट हैव बीन पेड। मतलब आप देखो, कह रहा है आर्टिकल में लिख के किसी को रोका जा सकता है वोट करने से, बट लेकिन कंडीशन लगा दी लॉ ने। तुम तब उसको वोटिंग राइट्स को रोक सकते हो जब उसने क्या ना किया हो, कोई कॉल मनी मंगाई हो कंपनी ने, अभी तक उसने पे नहीं किया, और दूसरी या कोई पेनल्टीज वगैरह थी पेमेंट करने की, वो आपने नहीं की, तभी मैं रोक सकता हूं आर्टिकल में लाइन लिख के। अदरवाइज तो यहां पे अगर देखो तो फॉल्ट किसका हुआ है? शेयर होल्डर का फॉल्ट है, तो लॉ उसको सजा दे रहा है, जनरली उसको रोका नहीं जा सकता। अब कह रहा है देखो, अगली लाइन में एक्ट ने क्लियर बोल दिया कि रिक्वायर दैट कंपनी शैल नॉट प्रोहिबिट, साफ साफ मना कर दिया, ये कंपनी मना नहीं कर सकती। रिक्वायर दैट कंपनी शैल नॉट प्रोहिबिट एनी मेंबर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट्स ऑन एनी अदर ग्राउंड एक्सेप्ट मेंशन एज अबव। इसका मतलब वो जो 2 पॉइंट आपने पढ़े, उसके अलावा कोई किसी और ग्राउंड पे उसकी वोटिंग, उसको वोट करने से आप रोक नहीं सकते। वो 2 ग्राउंड्स क्या थे ऊपर? एक, कॉल मनी ड्यू हो, वो पेमेंट नहीं की। दूसरा, कोई पेनल्टी ड्यू है, अभी तक पेमेंट नहीं हुई। अब कह रहा है ऑन अ पोल टेकन एट द मीटिंग ऑफ द कंपनी अ मेंबर एंटाइटल्ड मोर देन 1 वोट और हिज प्रॉक्सी वेर अलाउड, अदर पर्सन एंटाइटल्ड वोट हिम एज द केस में नीड नॉट इफ वोट all his vote cast in same way all vote he uses। इस लाइन को ध्यान से समझना। पहले ये बता दो, ऊपर के पैरा क्लियर हो गए क्या? सबसेक्शन 1 में क्या कह रहा है कि कब आप वोटिंग से रोक सकते हो। मतलब यहां वाले पॉइंट में अगर मैं इस पैराग्राफ को एक हेडिंग दे दूं, सबसेक्शन 1 को, तो इसकी हेडिंग बनेगी क्या? रिस्ट्रिक्शन। क्या बनेगी? रिस्ट्रिक्शन। ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो वोट करने से, और उसके बाद सबसेक्शन 2 में एक्ट क्या बोल रहा है? सबसेक्शन 2 में एक्ट क्या बोल रहा है? नो प्रोहिबिशन। मतलब आप मना नहीं कर सकते किसी को वोट करने से, साफ साफ। और तीसरी लाइन है, ये है इंपॉर्टेंट लाइन सुनने के लिए। बाकी तो ऊपर वाली ये जो लाइन है, यही यहां से पेपर में क्वेश्चन बनता है, ऊपर की लाइन से। जैसे कि एक एक नंबर का क्वेश्चन बना के 4 नंबर में, जैसे मान लो कुछ चैप्टर से क्वेश्चन उठाया इंस्टीट्यूट ने, अभी तक बना नहीं है, बन जाए तो बहुत शौक मत होना, कि इंस्टीट्यूट क्या किया कि 2-2 नंबर में, 2-2 नंबर विद रीजन पूछ रहा है आपसे। जैसे यही इसी पैराग्राफ को उसने केस स्टडी में कन्वर्ट किया, 2 नंबर की छोटी सी। अब बोला कि क्या होगा, एक कंपनी है, उसमें मेंबर को कॉल मनी ड्यू है, अब तक वो पेमेंट नहीं कर रहा है, कंपनी ने कई बार ट्राई कर लिया, अभी कंपनी की ये मीटिंग आई है, अब वो वोट करना चाह रहा है लेकिन कंपनी नहीं चाह रही वोट कर, तो क्या वोट कर पाएगा? गिव योर रीजंस। नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते इस पैराग्राफ से, तो लिख लो साइड में क्वेश्चन एरिया पैराग्राफ पे।
तो पढ़ते समय भी आपको याद रहेगा, वरना इतनी चीजें पढ़ने को तो हम भूल जाते हैं। अब कह रहा ऑन अ पोल टेकन एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी अ मेंबर एंटाइटल टू मोर देन वन वोट। भाई पोल में क्या होता है, जिसके पास जितने वोट होते हैं उतने ही वोट करेंगे। मैंने आपको बताया था, अभी आ रहा है वो डिटेल में, वो चलेगा पोल वाला। जनरली शो ऑफ हैंड्स और उधर पोल। शो ऑफ हैंड्स में मेरे पास 10 वोट है लेकिन मैं एक ही हाथ, लेकिन एक पर्सन के पास एक ही वोट है, एक ही हाथ। पोल में कई वोट कर सकता हूं मैं अलग अलग तरीके से हर चीजों पे। तो वही कह रहा है ऑन अ पोल टेकन एट द मीटिंग अ मेंबर एंटाइटल टू मोर देन वन वोट। अगर कोई मेंबर एंटाइटल एक से ज्यादा वोट के लिए, और इस प्रॉक्सी वेयर अलाउड other person entitled him to vote as the case may be need not if he votes all his vote at cast same way all vote he uses। कोई जरूरी नहीं कि वो सारे, जैसे मान लो एक पे उसने फेवर में वोट किया तो जरूरी नहीं सब पे फेवर में ही वोट करेगा। समझ में आ रहा है क्या? मेरे पास 10 वोट हैं तो मैं चाहूं 10 वोट अलग अलग, 5 वोट मैंने फेवर में कर दिया और 5 वोट किस में कर दिया, अगेंस्ट वोटिंग कर दी, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। अब कह रहा है इन अदर वर्ड्स on a poll being taken at the meeting of the a member having more than one vote need not use all his vote cast same way। कोई जरूरी नहीं कि वो सभी एक ही तरफ फेवर में ही करता रहेगा उसका मन। अब यहां पे सब लोग लिख लें एक बार, ये लास्ट वाला पैरा केयरफुल लिखो, ऐसे लिखो केयरफुल। और यहां पे क्वेश्चन का एक सिंबल बना देना। अच्छा, अभी तक जैसे जो इंस्टीट्यूट का जो फोकस गया है, जैसे अभी इससे पहले के कुछ अटेम्प्ट में आया था, और ये जो पैरा आईसीआई का फेवरेट पैरा है सेक्शन 106 में, एक तो टॉप नॉच वाला सबसे ऊपर वाला, और एक ये। बट मेरे एंगल से कहो तो पूरा सेक्शन 106 पढ़ लेना ढंग से, सभी इंपॉर्टेंट है उसमें। लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो जनरली एक यहां से एक ऊपर से। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ज्वाइंट शेयर होल्डर का क्या केस है? ज्वाइंट शेयर होल्डर पता ही आपको। कह रहा है इन केस ऑफ ज्वाइंट शेयर होल्डर्स दे मस्ट कॉन्कर वोटिंग अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड कॉन्ट्ररी। वोट करेंगे जब तक कि आर्टिकल कुछ अदरवाइज ना प्रोवाइड करे। देखो इन द केस ऑफ ज्वाइंट होल्डर द वोट कास्ट बाय द सीनियर, अब आप बताना। मान लो कबीर और प्रीति दोनों ने शेयर्स ले रखे हैं, ठीक। कबीर और प्रीति ने दोनों ने शेयर्स ले रखे हैं रिलायंस के, उनको ज्वाइंट शेयर होल्डर बोला जाएगा। कबीर की एज है मान लो 35, प्रीति 30। अब वोटिंग की बात आ गई, ज्वाइंट शेयर होल्डर है। मेरा क्वेश्चन है कबीर उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट है जो पास होने वाला मीटिंग में, और प्रीति प्रीति रेजोल्यूशन के फेवर में है। मेरा क्वेश्चन है प्रीति कह रही कि मैं वोट करूंगी, कबीर कह रहा है कि मैं वोट करूंगा। जिसकी एज ज्यादा होगी वो करेगा ना, जो धरती पे पहले आया। सीनियर मतलब क्या? जो पहले आया ना धरती, जिसने दुनिया पहले देखी, इसी को बोलते हैं सीनियर। यहां भी तो कुछ सीनियर ही लिखा हुआ है, ये देखो ना, यही तो है। सीनियर का मतलब कबीर, और कबीर को वोट करना अलाउड करना चाहिए लॉ को, सीनियर है। रजिस्टर्ड दोनों है। अब लो, इसीलिए मैं हमेशा समझाता हूं कभी भी शेयर्स फ्यूचर में तुम भी अगर कभी रजिस्टर कराना, फ्यूचर में जब सीए बन के शादी हो चुकी हो तुम्हारी, तो सबसे पहले एप्लीकेशन नाम अपना रखना, या उनका रख देना जैसे ठीक लगे। समझ में आ रहा है? समझदारों को इशारा काफी। ठीक, देखो क्या कह रहा है लो। कह रहा है इन केस ऑफ ज्वाइंट शेयर होल्डर वोट ऑफ द सीनियर, सीनियर मतलब क्या? जिसका रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में सबसे पहले नाम लिखा है।
अब दोनों का एक जगह तो लिखा नहीं है, पहले किसी का आएगा फिर किसी का आएगा एप्लीकेशन। हु टेंडर्स वोट इन पर्सनल प्रॉक्सी शैल बी एक्सेप्टेड एंड एक्सक्लूजन ऑफ द अदर। लो, प्रीति को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, किसका वोट मान लिया जाएगा? कबीर का मान लिया जाएगा, सीनियर है ना, वैसे भी और पेपर पे भी। फॉर द पर्पज ऑफ सीनियरिटी शैल बी डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर इन विच द नेम स्टैंड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, सब बढ़िया क्वेश्चन बनता है। आई होप कि सब समझ जाओगे। ज्वाइंट शेयर होल्डर में किसकी वोटिंग फर्स्ट प्रेफरेंस पे काउंट होगी? सीनियर। सीनियरिटी का सेंस क्या है यहां पे? यस, जिसका नाम पहले रजिस्टर्ड मेंबर में। अब मैं ये बात मैं आप पे दे रहा हूं, ये आपको बनाना है। इसमें बेसिकली चार बातें हैं, चारों को अगर आपको एक एक हेडिंग में कन्वर्ट कर देना तो क्या बनाओगे? जल्दी से देखता हूं कौन बना पाता है। सेक्शन 106 को अगर आप, जैसे आपने फर्स्ट टॉपिक में किया था 101 में, 6 पॉइंट में हेडिंग खत्म, पूरा चैप्टर ही सेक्शन ही खत्म हो गया था। इसको क्या क्या हेडिंग दोगे? पहला रिस्ट्रिक्शन दे दिया आपने, सेकंड दे दिया, थर्ड को क्या दोगे हेडिंग? थर्ड पैरा को इसको सोच के बताओ, अपने हिसाब से देखो बेस्ट सूटेड वर्ड क्या होगा? एंटाइटल टू मोर देन वन वोट। और क्या हो सकता है इससे और बेटर, क्या हो सकता है? इस पूरे पैराग्राफ में यही तो बोल रहा है कि अगर एक पर्सन के पास कई वोट है तो कोई जरूरी नहीं वो सबको सेम फेवर में ही वोट करेगा। वो 10 वोट है तो 10 तरीके से वोट कर सकता है, किसी को फेवर में, किसी के अगेंस्ट, किसी के फेवर, किसी के अगेंस्ट। वोटिंग एट हिज डिस्क्रिशन। एट हिज डिस्क्रिशन, इस वर्ड का मतलब क्या है? यही तो बोलना चाह रहा है घूम फिर के वो लास्ट में, एकदम सिंपल वर्ड में, कि उसकी मर्जी वो कैसे भी वोट करे। और सबसे लास्ट वाले के क्या हेडिंग दोगे इसकी? यस, ज्वाइंट शेयर होल्डर लिख लो, ज्वाइंट शेयर होल्डर। और जैसे एक बार डिटेल में जब रिवाइज कर लोगे, जैसे आज आपने घर पे जाके इसको रिवाइज कर लिया, उसके बाद जब सेकंड सेकंड बार देखोगे इसको, तो आप एक बार साइड वाला जो लिखा है ना, उसको देख के एक बार रिवाइज करने की कोशिश करना, क्या मैं हेडिंग देख के पूरा पैरा आ रहा है मुझे? अगर नहीं आ रहा है तो रीड द पैरा केयरफुली। ऐसे पूरा चैप्टर के परमाणु बम बन जाओगे तुम। क्या बन जाओगे? परमाणु, चलते फिरते परमाणु मैंने देखे हैं दुनिया में। अब ब्लास्ट कहां होगा ये? पेपर में। वो भी शॉक हो जाएगा, ऐसे कौन लिखता है भाई कि पूरा बुक लिख दिया। तभी तो नंबर मिलते हैं। हम्म। आपको याद हो सेक्शन 2 क्लॉज 61 68, उसमें एक लाइन क्या थी? ज्वाइंट शेयर होल्डर शैल बी ट्रीटेड एज वन। उसमें एक ही पर्सन ट्रीट किया जाएगा। उसका मतलब यह कह रहा है कि वोटिंग में भी दोनों की काउंटिंग नहीं होगी, वोटिंग एक ही होगा। ठीक है, देखने के लिए वो दो हैं, लॉ कह रहा तुम एक हो। हम्म। हाँ, मानते तो एक है लेकिन दुनिया में तो दो दिख रहे हैं हम लोग। कैसे बोलते हैं? मानते तो एक है, ये हमें पता है, लेकिन सब अलग अलग मान रहे हैं ना, दो दो है। देखो, रजिस्टर में दोनों का नाम लिखा होगा, उधर कबीर का भी नीचे प्रीति का लिखा होगा। ठीक, वोटिंग लेकिन एक हो सकता, ऐसा नहीं कि प्रीति लड़के कह रही मेरा भी काउंट करो और कबीर कह रहा मेरा भी काउंट करो। लॉ कह रहा मैं काउंट तो एक ही करूंगा, और वो किसका? सीनियर होगा, दैट्स इट। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अब ये आपको बताना है। कबीर भी निकला वोट करने, प्रीति भी निकला वोट करने।
प्रीति पहले जाना चाह रही है वोट करने, लेकिन वहां डिटेल होती है जॉइंट शेयर होल्डर, उसमें रेफरेंस में लिखा होता है कि ये सीनियरिटी। अगर मान लो कबीर वोट नहीं करना चाहता है तो क्या प्रीति वोट कर सकती है? जनरली लाइफ में यही होता है। समझ में आया कि अगर वो चाहे तो कर सकती है प्रीति। ऐसा नहीं है कि देखो सीनियर नहीं आया वोट करने अब तो तुम कर ही नहीं सकती, ऐसा नहीं। प्रीति भी कर सकती है, लेकिन कब? जब तक थोड़ा बाउंग 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 की परमिशन ना हो गया क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये वही बात है जो पीछे पड़ी हुई है, उसी को ब्रैकेट में डाल के बता दिया गया है। एक बार स्नेहा की बात सुन लेते हैं। स्नेहा पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 8, सब लोग ध्यान से। ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 सब लोग पढ़ेंगे एक बार, कहीं नाम बदल के यही क्वेश्चन ही पेपर में ना आ जाए, पता चले। सपोज मिस्टर सुब्रमण्यम एंड मिसेस स्नेहा आर ज्वाइंट शेयर होल्डर्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। कितने शेयर होल्ड हो रहे हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा, ईजीएम है ना। सुब्रमण्यम इज इन फेवर ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन वेयर एज, जो कि हमेशा होता आया है, स्नेहा डज नॉट रेजोल्यूशन। डिसाइड कैसे वोट काउंट हो, दोनों ही लड़ रहे हैं आपस में। जिस जो सीनियर होगा, क्या होगा? सीनियर होगा। अच्छा मान लो स्नेहा का नाम पहले लिखा हुआ है सीनियरिटी में, मतलब वहां पे रजिस्टर्ड में, एक्चुअल वो सीनियर नहीं, एज वाइज सीनियर नहीं, लेकिन नाम उनका पहले लिख दिया गया, तो बस। और अगर सुब्रमण्यम का लिखा होगा तो ये देखना है, जो करेगा वो भरेगा। चलो इसका आंसर बताओ। डायरेक्टर क्या शेयर होल्डर हो सकता है? क्यों शेयर्स नहीं ले सकता? डायरेक्टर ले सकता है। तो क्या वोट कर पाएगा? हाँ, क्योंकि वो किस कैपेसिटी में करेगा फिर? शेयर होल्डर, दैट्स इट। अब सब लोग थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सुनोगे। ये लाइन यहां पे सुनो ध्यान से। जैसे कंपनीज एक्ट में, भाई अगर आप देखो कंपनीज क्या है, कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी की जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और शेयर होल्डर्स का क्या काम है फिर? वो साल में मिलते हैं, जिसको एजीएम बोलते हैं, मीटिंग्स के थ्रू, और उसमें कई डिसीजंस लेते हैं, अप्रूवल्स देते हैं, और ये चेक करते हैं कि क्या जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया वो सही हाथों में है या सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा उस चीज का। तभी वो एजीएम या जनरल मीटिंग्स होती हैं। दिस इज द पर्पस बेसिकली, क्योंकि कंपनी क्या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब ये है कि अब डिसीजंस तो लेना है, डिसीजन लेने के लिए कोई प्रोसेस होता होगा, वोटिंग होगी, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव जो पास होगा जनरल मीटिंग में, तो उसके लिए वोटिंग का वेज होगा, कैसे कैसे वोटिंग होगी। उसमें ऑप्शन नंबर 1 सबसे क्विकेस्ट मेथड, फास्ट, 107। देखो अगले सेक्शन 107, 8, 9, 10 ये सिर्फ वोटिंग की बात करने वाले हो। किसकी? सिंपल वे, वेज ऑफ वोटिंग, मतलब वोट करने के तरीके। कितने सेक्शन, कितने पॉइंट्स हैं, कितने सेक्शन है वेज ऑफ वोटिंग के? सिर्फ 4 हैं। सेक्शन 107, 108, 9 और 10। इन चारों सेक्शन में से किसी भी सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। सबसे पहले सुनो, जैसे आपने देखा होगा अपने स्कूल लेवल पे भी, अगर क्लास में कोई हेड बनाया जाता था तो कैसे होता था बताओ? जो मैम का फेवरेट होता था सर का, या उसमें कहते थे कि कितने लोग रोहन को हेड ऑफ द क्लास बनाना चाह रहे हैं, ऐसा करते थे कई बार। आपके यहां कैसे करते थे? लो, तो पूरे साल आग में जल रहे होते हैं आधे स्टूडेंट। हाँ, कुर्बानी तो देनी पड़ती है।
तो जनरली क्या होता था कि जैसे दो लोग खड़े हो रहे हैं, प्रस्ताव पास होने वाला है हेड बनने का। अब जैसे रोहन का नाम लिया, अब कई लोगों ने हाथ खड़ा किया, उधर से फिर कबीर भी खड़ा है। अब कबीर फुटबॉल खेल के आया ऐसे नचाता हुआ क्लास में, ये देखो द इम्पेक्केबल करियर रिकॉर्ड। अब कबीर एंट्री कर रहा है ऐसे फुटबॉल लेते हुए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी में भी है, नेशनल खेल रहा है स्पोर्ट्स भी, और टॉपर भी है कॉलेज का, स्कूल का। अब बोला कबीर को कौन बनाना चाहेगा, पता चला मेजोरिटी ऑफ क्लास हाथ उठा रही है। तो फास्ट तरीके से बन गया कि नहीं, क्विकेस्ट मेथड। आपने अपने घरों में कई बार वो देखा होगा, दोस्तों के बीच में कई बार हो जाता है, देखा है कि जैसे कई बार दोस्त होते हैं, चार पांच दोस्त होते हैं, तो अब देखा भाई मैं तो इन, ऐसे करते हैं ना। जैसे कुछ डिसीजन लेने होते हैं, कई बार कहीं जाना होता है या कुछ करना है, कहाँ चलना है या कुछ करना, घूमने जाना है या कुछ करना, क्या खाना है, तो बोलते हैं ये कितने लोग, तो रेज योर हैंड्स। उसमें जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, डिसीजन ज्यादा तेज हो गई, ज्यादा तेज जल्दी से डिसीजन हो जाता है, फास्ट क्विकेस्ट मेथड्स। ऐसे कंपनीज में भी अगर डिसीजन लेना है, रेजोल्यूशन पास करना है, तो सबसे पहला सबसे फास्ट मेथड क्या है, वोटिंग बाई शो ऑफ हैंड्स। ऐसे ऐसे शो ऑफ हैंड्स, इससे क्या होगा, फास्टेस्ट डिसीजन मेकिंग हो सकती है। दूसरा तरीका, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, कि भाई कोई लिंक भेज दिया, अब उसके थ्रू आप वोट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली, टाइम की डिमांड है करंट में। थर्ड सिचुएशन, वोटिंग बाय पोल। थोड़ा सा डिस्कशन हमने किया था पोल का, कि अगर एक पर्सन के पास कई वोट्स हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो सेम वोट हर जगह करेगा, अलग अलग कर सकता है। इससे फायदा क्या होता है पोल वाले में, पोल में बेनिफिट, अच्छा चलो छोड़ो, आप ऐसे नहीं कनेक्ट करोगे, पोल को ऐसे कनेक्ट करो। आ, कई बार जैसे ये, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मोड बताता हूं, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, आपने कई बार जैसे टीवी शोज पे कई बार वोट करने के लिए कहते हैं ना, वहां पे देखते हो ना, जैसे इंडियन आइडल है या कुछ है, तो कहते हैं कि अब स्टूडियो में तो जाके वोट करते नहीं हम, कि गोरेगांव चले गए ईस्ट में और वहां सीधा स्टेडियम में, उसमें स्टूडियो में चले गए और वोट करने, घर पे ही करते हैं ना, वोटिंग लाइंस कल तक खुली हैं, घर बैठे वोट करें, बताते रहते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है, उससे ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर पाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ऐप पे करते हो, और या तो फिर कुछ एसएमएस वगैरह करते हो, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है देखो आप, या लिंक्स होते हैं। थर्ड, वोटिंग बाई पोल, एक पर्सन के कई वोट्स हैं, अलग अलग तरीके से वोट करना चाह रहा है, और वोटिंग बाई पोल इसलिए लाया गया, जब शो ऑफ हैंड्स से कोई नाराज हो जाता है कि भाई मैं शो ऑफ हैंड्स नहीं मानूंगा, कह रहा क्यों नहीं मानूंगा, कह रहा मेरे पास 100 वोट्स हैं, इस बंदे के पास एक वोट है, और दोनों बराबर खड़े हैं आज, एक्चुअल में मुझे प्रेफरेंस ज्यादा देनी चाहिए क्योंकि मेरे पास 100 वोट्स हैं, इंक्लूजन मेरा ज्यादा होना चाहिए, मेरी बात ज्यादा, जस्ट लाइक समझो, जैसे आज एक घर में डिसीजन हुआ कार खरीदने का, कि कौन सी कार खरीदी जाए, सुनना, दो भाई हैं और फादर खड़े, अब बात हो रही है कि कौन सी कार खरीदी जाए। पापा कह रहे हैं कि सफारी ले लो, बड़ा भाई कह रहा है कि जैगुआर ले लो, और छोटा भाई कह रहा है नहीं लैम्बोर्गिनी ले लो। ठीक, छोटा भाई कह रहा है लैम्बोर्गिनी ले लो। अब ये तीनों चल रहे हैं, फादर कह रहे हैं भैया सफारी ले लो, सफर नहीं करेंगे। दूसरा भाई क्या कह रहा है, जैगुआर ले लो, और ये क्या बोल रहा है, लैम्बोर्गिनी ले लो। अब ध्यान से सुनना, ये जो पेमेंट करनी है ना, वो छोटे भाई को करनी है। पेमेंट किसको करनी है, छोटे भाई को करनी है। फाइनेंस किसका जाने वाला है, छोटे भाई का। तो क्या बड़े भाई की वेटेज में छोटे भाई के पापा में किसकी वेटेज ज्यादा रहेगी पापा के सामने, तो वही तो मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रो वोटिंग बाई पोल, कि मेरे पास 1000 वोट्स हैं यार, आपके पास एक वोट है, कैसे हम दोनों समान हो सकते हैं।
मेरी तो इंक्लूजन लोगे ना, मेरी तो बात सुनोगे ना। वैसे ही वोटिंग बाई पोल है कि जितने वोट्स, जितने आपके पास वोट्स हैं उसी हिसाब से वोटिंग हम करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा फेवर में सही से डिसीजन निकल पाए, जिसका जितना कंपनी में पैसा लगा हुआ है। उसका लास्ट आता है पोस्टल बैलेट। अच्छा, आज की डेट में आप देखो चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन में आप देखना एक ऑप्शन होता है ईवीएम का, जो कई बार विवादों में रहता है हारने के बाद। ईवीएम, ईवीएम क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली आप कर लो। एक आपने देखा होगा उसमें भी पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट पेपर जिसको बोलते हो आप, वो भी होता है कि नहीं होता है, या वो नहीं होता? वो भी होता है। वो किसके लिए अभी करंट डेट में? पहले बताओ किसी ने वोट किया है? जिसने किया वो बता दे, कहां किया, मुझे ये नहीं पूछना किसने किया है, क्या किसने किया है, किया है ना? जब आपने वोट किया कैसे किया, मतलब पेपर मिला था बैलेट पेपर, या आपने ईवीएम पे किया? एक मिनट, अभी रिसेंट किया आपने वोट, कैसे किया था? ईवीएम पे किया है, जैसे देखा, फिर वहां एक होता था, वहां साइड में जाके ऐसे करके चले जाते थे। तो ये पोस्टल बैलेट पे वोट कौन करता था? पहले बता दो, पोस्टल बैलेट से वोट होता है कि नहीं होता है? होता है। जनरली कौन करता है उस पे? सारे पुलिस ऑफिसर उसी पे करते हैं। जितने गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, जितने मतलब गवर्नमेंट मशीनरी है, वो पोस्टल बैलेट से वोट करती, पता है आपको? तो पोस्टल बैलेट से करते हैं वो लोग। अभी भी चल रहा है पोस्टल बैलेट से, बट मेजोरिटी वोट किससे होती है? ईवीएम में होती है। आपने देखा नहीं, जब ये होता है कि ईवीएम की काउंटिंग खुली, अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग खुल रही है, इसकी काउंटिंग चल, देखो न्यूज में देखो आता रहता है, वो भी रहता है बट कम है, बट मेजोरिटी किससे चल रहा है? मेरा क्वेश्चन है कि जब भी कंपनी में कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कंपनी को कोई बिग डिसीजंस लेने हैं, जैसे मान लो कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, तो कंपनी ये चाहेगी कि सारे शेयर होल्डर की इंक्लूजन करके चलें, उनकी बातों को सुन के चलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स वोट करें इस बात पे। तो वो क्या करती हैं, पोस्टल बैलेट के थ्रू आपके पास कुछ चीजें आ जाती हैं पेपर फॉर्म में, या इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास अवेलेबल करा देते हैं, दोनों सिचुएशंस में। और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके लिए पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग होनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें वोट करें, ये पर्पज होता है इसका पोस्टल बैलेट का। दूर दूर जो बैठे रिमोट एरिया, उनके पास भी पहुंच जाए, वोट करें। कैसे होता, क्या होता, वो मैं डिस्कस करूंगा। अभी आप देखो चार तरीके लॉ ने बताए। एक शो ऑफ हैंड्स, क्विकेस्ट मेथड। दूसरा क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होगा ये, किस कंपनी को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि तुम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करा लो, कैसे कराओ, कैसे क्या, ये सब सेक्शन 108 में आएगा। वोटिंग बाय पोल की लीगलिटीज क्या है, सेक्शन 109। और लास्ट में क्या आएगा, 110, मतलब कि वो कौन कौन से मैटर्स हैं जिसमें कंपनीज एक्ट कह रहा है कि इसको तो भैया, इन मैटर्स के लिए आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग कराना, ये इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे वोट करने चाहिए। और लास्ट में जब ये मैं खत्म करूंगा, तो मैं आपको एक डिफरेंस लिखा दूंगा कि इसका क्या मतलब होता है, चारों का कंसाइज करके, बुक में नहीं है वो, ये चारों का एक कंसाइज, जैसे ये कंप्लीट करोगे फिर एक डिफरेंस लिखा दूंगा, जिसमें चारों को एक पैराग्राफ में ऐसे लिख के फिर आप उसके डिफरेंस बता दोगे बहुत शॉर्ट में। ठीक, तो सबसे पहले हम करेंगे सबसे कॉमन और सबसे इजीएस्ट मेथड, कौन सा मेथड है वो, शो ऑफ हैंड्स। सबसे पहले सेक्शन 107। 107 इज वेरी सिंपल सेक्शन, कुछ है नहीं उसमें, बहुत छोटा सा सेक्शन है। देखो, सेक्शन 106 से भी इजी और छोटा, कुछ भी नहीं है, बस दो सब सेक्शन है इसमें। क्या कह रहा है, कह रहा अनलेस वोटिंग इज डिमांडेड बाय वे ऑफ पोल और इलेक्ट्रॉनिक मींस। लॉ ने दो वर्ड बोल दिया, नेगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग देखो कैसे कर रहा है,
unless the voting is demanded by way of poll or electronic means. अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से वोटिंग डिमांड की गई है या पोल से डिमांड की गई है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वोटिंग किसके थ्रू जाएगी? वोटिंग शैल बी डन बाय शो ऑफ हैंड इन फर्स्ट प्रेफरेंस। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे फर्स्ट प्रेफरेंस में या फर्स्ट ऑर्डर में कौन सी वोटिंग कंपनीज फॉलो करेगी, और ये कब, जब तक कि पोल डिमांड ना हो या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से। अब यहां पे पोस्टल बैलेट इसलिए नहीं लिखा हुआ, थर्ड देखो, आप देखो यहां पे शो ऑफ हैंड्स कंप्लीट कर लिया, पोल भी बोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी बोल दिया, लेकिन एक मिसिंग है, एक वे, कौन सा? पोस्टल बैलेट एक मिसिंग है यहां पे। वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिए बस स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस पे, स्पेसिफिक टाइप्स वाले बिजनेस जो ट्रांजैक्ट होते हैं उस पे ही अलाउड होता पोल, सब पे नहीं होता। ओ सॉरी, पोस्टल बैलेट, वो जो नंबर ऑफ आएंगे भी लाइन से, इसलिए उसको यहां नहीं रखा गया। सेक्शन 107 सबसेक्शन 2 सेकंड में क्या बोल रहा है? कह रहा है द डिक्लेरेशन बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑफ पासिंग अ रेजोल्यूशन और अदरवाइज बाय शो ऑफ हैंड्स एंड एंट्री टू द इफेक्ट इन मिनट बुक्स। जो शो ऑफ हैंड से जो रिजल्ट आएगा, जो रेजोल्यूशन पास होगा, उसकी एंट्री कहां की जाएगी? मिनट बुक। समरी की एंट्री मिनट बुक में होती है, मैंने बता रखा मीटिंग की। और ये मिनट बुक क्या होगा? कंक्लूसिव एविडेंस होगा किस चीज का? कि भैया रेजोल्यूशन पास हो गया। इसमें सेक्शन 107 में जो की वर्ड है या जो एक शब्द है वो कौन सा हमारे लिए जरूरी है पूरे में? बस कि कंपनी फर्स्ट इंस्टेंस में या फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन सा वोटिंग का वे चुनेंगी, अनलेस पोल और इलेक्ट्रॉनिक मींस से हो रही है तो फर्स्ट प्रेफरेंस, पहला प्रेफरेंस किसको देंगे? शो ऑफ हैंड्स। अच्छा, शो ऑफ हैंड से जैसे वोटिंग हो गई, रिजल्ट आ गया, रेजोल्यूशन पास हो गया, चेयरमैन की क्या ड्यूटी है? उसकी एंट्री करेगा मिनट्स बुक में, और ये मिनट्स बुक क्या होंगी? कंक्लूसिव एविडेंस होंगी, प्रमाण होंगे कि रेजोल्यूशन पास हो चुका है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा समझने वाली बात ही नहीं। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार, आंसर मत देखना, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करना। कैन एन इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर एट वोटिंग इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर वोट एट द जनरल मीटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स? कर सकता है क्या? क्यों? In spite of that, he has no longer beneficial interest in the shares, and dividends are payable only to his trustee or in bankruptcy. An insolvent shareholder, so long as remains in the register of company, उसका नाम कहां भी लिखा हुआ है, register of member, as a member, तो entitle his vote attribute to his status, तब तक रहेगा। और जैसे हट गया वहां से नाम, तब भूल जाओ। अब सुन लो, अब जो ये आने वाला है ना सेक्शन 107, सबको तैयार हो गया ए टू जेड को? उसमें ज्यादा कुछ पॉइंट्स थे नहीं, बस मेन पॉइंट क्या रखना, कंपनी सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देगी? शो ऑफ हैंड्स को, अनलेस पोल और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो रहा है तो। और उसके बाद जो शो ऑफ हैंड्स का जो रिजल्ट होगा रेजोल्यूशन पास होने का, उसकी एंट्री करेगा कौन? करेगा चेयरमैन करेगा। कहां करेगा? किस रेफरेंस में यूज होगी ये फ्यूचर में? कंक्लूजन। दैट्स इट। ये सिर्फ रीड करने वाले पॉइंट्स हैं, लर्न नहीं करना। लर्न करने वाले सर पॉइंट कौन से हैं? वो आ गया है सेक्शन 108। ये है सेक्शन 108। देखो, लेकिन हम पहले इसको नहीं पढ़ेंगे। एक बेचारा कह रहा क्यों? आपने जब भी थोड़े दिन पहले कुछ एक लाइन पढ़ी थी चेयरमैन वाले में, 4 में चेयरमैन वाले में, तो आपने क्या पढ़ा था वहां पे कि पहले क्या डिमांड होगा? शो ऑफ हैंड से। पहले शो ऑफ हैंड से वोटिंग होगी, अगर नाखुश है तो क्या डिमांड कर लेंगे? वो पोल। तो इसका मतलब उसके बाद की घटना ये वाली होगी, तो सीक्वेंस ऑर्डर में सेक्शन दिए हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन बेटर क्या होगा समझने में कि सेक्शन 107 को पढ़ने के बाद सीधा हम कनेक्ट करें किससे? 109 से, मतलब डिमांड फॉर पोल। क्योंकि अगर शो ऑफ हैंड से वोटिंग एक्सेप्ट नहीं की शेयर होल्डर ने, तो अगला स्टेप क्या होता है?
पोल डिमांड करते हैं। दैट इज द रीजन हम पहले सेक्शन नंबर 109 पढ़ेंगे, ध्यान से समझ में आ रहा है, तब आगे हम उसको पढ़ेंगे तो कनेक्ट होगा। शो ऑफ हैंड्स के बाद अगला स्टेप क्या होता है, पोल डिमांड कर लेते हैं। तो अब ये है क्या, पोल डिमांड। चलो सेक्शन 109 है किसका, डिमांड फॉर पोल। कह रहा अगर मान लो शो ऑफ हैंड से काम नहीं बना, नहीं बन रहा है, तो चेयरमैन से क्या डिमांड की जा सकती है, जो मेंबर्स हैं पोल डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, अब पोल डिमांड करने की एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्वेश्चन है कि ऐसे कोई भी आया, मैं खुश नहीं हूं पोल डिमांड कर लो, मतलब मीटिंग में 1000 लोग बैठे हैं, मान लो 200 300 400 लोग बैठे, उसमें एक बंदा करा ऑब्जेक्शन, पोल डिमांड करो, ऐसे हो जाएगा डिमांड तुरंत, या कोई एलिजिबिलिटी होगी, कुछ लोग होंगे ऐसे थोड़ी कोई उठा के खड़ा हो गया कह रहा पोल डिमांड कर लो। देखो वो एलिजिबिलिटी क्या है, मेंबर्स हु कैन डिमांड फॉर पोल। अब ये पोल की पोल खुलेगी, देखो पोल खुलने वाली। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल by members present in person or proxy were allowed and having not less than 1/10 of total voting power। एट लीस्ट कितना वोटिंग पावर होनी चाहिए इनके पास, 1/10। एट लीस्ट कितनी वोटिंग पावर होनी चाहिए, एट लीस्ट 1/10, कम से कम। देख लो आसान नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है लो, और होल्डिंग शेयर विच एग्रीगेट सम नॉट लेस देन 5 लाख, 5 लाख रुपए एग्रीगेट में कितना होल्ड करें, सबका अगर जोड़ लोगे जो पोल डिमांड का अमाउंट कितना आ रहा है, इतनी बात समझ में आया क्या। ये तो तब है जब कंपनी के पास क्या है, और दूसरा ऑप्शन भी आने वाला है, सेकंड वाला क्या होगा, एनी अदर कंपनी, मतलब नॉट शेयर कैपिटल। उस केस पे क्या होगा, बाय मेंबर और प्रेजेंट इन पर्सन, कितनी वोटिंग पावर है उनके पास, सेम 1/10। एक है कंपनी की शेयर कैपिटल होगी तब क्या सिचुएशन होगी, दूसरी शेयर कैपिटल नहीं है तो टोटल वोटिंग पावर के बेस पे लेंगे, और ऊपर कैसे ले रहे थे, शेयर कैपिटल के बेस पे। तो क्या है, कम से कम कितनी होनी चाहिए, नॉट लेस देन हैविंग 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, और शेयर्स कितना पेड अप होना चाहिए एग्रीगेट 5 लाख। तब जाके क्या डिमांड कर सकते हैं हम, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो टोटल वोटिंग पावर का 1/10, तो कम से कम इतने लोग तो चाहिए भैया। एक बार आप गौर करो अगर ध्यान से, तो ऐसे ही कुछ कई जगह हमने डिसेंटिंग शेयर होल्डर के बारे में भी पढ़ा था, कई लाइनें, और उसमें भी ऐसे ही लमसम कहीं 10% ऐसे कुछ करके आता रहता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं उससे कनेक्ट हो रहा है, उससे कनेक्ट मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ओवरव्यू लेके देखो लॉ को, तो लॉ हर जगह ना लगभग 10% का तो इन्वॉल्वमेंट चाह रहा है कम से कम, कि कोई भी चीज करवाने के लिए कम से कम इतना लोग तो चाहिए। यहां पोल डिमांड करने के लिए, अब ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ये क्वेश्चन एरिया है, एलिजिबिलिटी एरिया है, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ने पूछ लिया आपसे बना के केस स्टडी में, कि पोल डिमांड करने के लिए कंपनी में अगर शेयर कैपिटल है तो एलिजिबिलिटी क्या है, तो एटलीस्ट 1/10 टोटल वोटिंग पावर, या एग्रीगेट सम कितना पेड अप हो 5 लाख, तब वो पोल डिमांड कर सकते हैं। अगर कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है तो अदर केस में 1/10, सेम टू सेम। समझ में आ रहा है क्या। अब इसमें कह रहा है विड्रॉल ऑफ डिमांड फॉर पोल, द डिमांड फॉर पोल मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय पर्सन हु मेड द डिमांड। जिसने डिमांड की थी पोल का, पोल से करवा लो, अगर वो सब चाहें कि गलती हो गई तो वापस डिमांड बैकआउट ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। टू टेक फोर्थ विथ पोल, मतलब तत्काल, फास्ट, क्विक, टू टेक फोर्थ विथ पोल डिमांडेड फॉर एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। अब ये ध्यान देना, दो सिचुएशन बोल रहा है, एक कह रहा है कि अगर मीटिंग को एडजर्न करना है, और दूसरा कह रहा है अगर हमें चेयरमैन को अपॉइंट करना है, तो पोल कैसे डिमांड होनी चाहिए, फोर्थ विथ का मतलब क्या, तत्काल प्रभाव से, तुरंत। अ पोल डिमांडेड फॉर एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल बी फोर्थ विथ, मतलब फास्ट,
तुरंत। अब उसके बाद आ रहा है व्हेन टू टेक पोल डिमांडेड ऑन एनी अदर क्वेश्चन। यहां ये जो दो लाइन है इसको बहुत समझ के पढ़ना है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो लाइन। फर्स्ट वाले में कह रहा है कि वो कौन सी दो सिचुएशन है जब पोल तत्काल प्रभाव से आपको डिमांड करनी पड़ेगी। एक मीटिंग एडजर्न करने की बात, और दूसरा तो पोल फोर्थविथ होगा। फोर्थविथ मतलब क्विक, तत्काल, तुरंत। लेकिन इसके अलावा कोई भी अगर केस है, कोई और रीजन है इन दोनों को छोड़ के, तो उसकी लिमिट क्या होगी, ये देखो। ये क्वेश्चन आता है, कह रहा अ पोल डिमांडेड ऑन एनी क्वेश्चन अदर देन दोस टू, मतलब दोस टू मतलब एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन को छोड़ के, इसके अलावा कोई और रीजन है, तो टाइम लिमिट क्या है। चेयरमैन शैल नॉट टेक एट अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन नॉट बीइंग लेटर देन 48 hours फ्रॉम टाइम व्हेन द डिमांड वाज मेड। अच्छा, दो केस में देखो तुरंत पोल डिमांड कर दी जाएगी, किसमें, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। लेकिन सेकंड वाले में लॉ क्या कह रहा है कि कितना टाइम ले, कोई और मैटर तो कितना टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है, नॉट बीइंग लेटर देन 48 आवर्स। ध्यान रखना क्या हो रहा है, नॉट बीइंग लेटर देन 40, मैक्सिमम कितना टाइम, 48 आवर्स। समझ में आ रहा है क्या। यस यस तभी कहना, जब मैं पूछूंगा तो फिर यस यस आपसे कहलाऊंगा, ध्यान रखना। इसीलिए अभी एकदम एक एक पॉइंट पे जा रहा हूं। क्वेश्चन एरिया पे भी यहां पे साइड में लिख लेना क्वेश्चन एरिया, ये वाली लाइन पे, सेकेंड वाले पे 48 आवर्स। सेकेंड वाले में कह रहा है कि अगर दो केस है तुरंत पोल बुला लेना, पोल हो जाना चाहिए। और अगर इनको दो के कोई और केस है तो लॉ कह रहा है 48 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आज अभी मैंने डिमांड कर लिया पोल, वो रिस्पेक्टिव मेंबर्स ने डिमांड कर लिया पोल, और रीजन क्या, वो दो को छोड़ के है, तो मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर पोल का रिजल्ट आ जाना चाहिए, पोल डिमांड हो जाना चाहिए, एक्शन हो जाना चाहिए उस पर। और दो केस में क्या होना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, उसको हम टाल नहीं सकते। अगर आप देखो सिचुएशन, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, मीटिंग को एडजर्न करना है तो वो इमरजेंसी सिचुएशन दिख रही है। सेकंड क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, बिना उसके कुछ होगा क्या, तो ये दो इमरजेंसी सिचुएशन, इसलिए फोर्थ वीक बोला। इसके अलावा जो है वो कितना टाइम डिमांड करने के, 48 घंटे के अंदर मैक्सिमम हो जाना चाहिए पोल्डिंग। समझ में आ रहा है। अब एक बात और, जैसे वोटिंग हो रही है, सारी चीजें हो रही है, तो कोई तो देखेगा ना, कोई तो चेक करेगा ना ईमानदारी से। जैसे आज आप वोटिंग करते हो तो कहीं ना कहीं कोई चेकिंग करता है, कितने वोट पड़े, कितने क्या हुआ, फिर न्यूज वाले उसको दिखाते रहते हैं, कोई वहां पीछे काउंटिंग चलती रहती होता है ना, कोई पर्सन अपॉइंट होता है, तो यहां भी अपॉइंट होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ स्क्रूटिनाइजर्स where the poll is to be taken, chairman of the meeting shall appoint sufficient number of scrutinizer। ये क्या स्क्रूटिनाइज करेंगे, क्या चेक करेंगे, पोल प्रोसेस। अब चेयरमैन थोड़ी चेक करेगा, चेयरमैन की अलग ड्यूटीज है, वो डेकोरम मेंटेन करेगा मीटिंग की, पढ़ा था हमने 4 में चेयरमैन में, ही विल मेंटेन द डेकोरम ऑफ द मीटिंग। और ये स्क्रूटनाइजर का काम क्या है, ये किसको प्रोसेस करेंगे, किसको चेक करेंगे, पोल प्रोसेस को। एंड वोट गिवन ऑन पोल एंड टू रिपोर्ट देयर ऑन टू हिम, ये पूरे पोल प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे, सब कुछ करेंगे, और ये अपनी फाइनल रिपोर्ट किसको देंगे, चेयरमैन को। समझ में आ रहा है। अब कभी कभी पेपर में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये वाले क्वेश्चन, दिस वन लिख लो यहां पे, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। और अगर डायरेक्ट नहीं आया तो मैं अभी भी बता दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है ये क्वेश्चन, लिख लो, ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है। समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव में कैसे बन सकता है कि जैसे पूरी केस स्टडी दी गई है,
उसमें बता दिया कि एक पर्सन किसी का नाम दे देगा, कहेगा ये स्क्रूटनाइजर अपॉइंटेड है इस कंपनी में, और स्क्रूटनाइजर का क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। तो उसमें से कहेगा स्क्रूटनाइजर की कौन सी ड्यूटी नहीं होती है, आपसे ये पूछा जाएगा। और नहीं होती है के लिए क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको। तो फिर आप एक एक चेक करोगे, अच्छा ये तो होती है, ये भी होती है, ये नहीं होती। तो ये ड्यूटी जो है ये है क्या, इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए आता है कभी कभी पेपर में आपके। सबसे पहले सुन लो, पहली ड्यूटी क्या, कर्तव्य क्या है। ड्यूटीज परफॉर्म की जाती है, राइट्स क्लेम किए जाते हैं। मैं हमेशा चिल्लाता रहता हूं ये बात, राइट्स क्लेम किए जाते हैं और ड्यूटीज परफॉर्म की जाती है। तो इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए, पहली ड्यूटी क्या है इनका, क्या इंश्योर करना है इनको, पहला इंश्योर, दे इंश्योर व्हाट, कि प्रॉपर कंडक्ट ऑफ पोलिंग प्रोसेस, कि जो पोलिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर कंडक्ट हुई है, सही से हुई है। क्या मेंटेन करते हैं ये लोग, प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द पोल का। थर्ड, क्या सबमिट करते हैं, किसको करते हैं, ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, चेयरमैन को करते हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या लिखा होता है, डिटेल्स ऑफ वोट कास्ट इन फेवर, और दूसरा एंड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, ये किसमें लिखा होता है, उसी रिपोर्ट में। टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 109 एंड रूल 21, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला केस है उसके भी कंप्लायंस इनको करने पड़ते हैं। अभी आगे पढ़ो, उसको कनेक्ट करूंगा यहां से मैं, अभी के लिए इतना याद रखो, टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 109, जो कि 4 पॉइंट सबसे इजी होता है, ये ऐसे ही याद हो जाता है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक स्क्रूटनाइजर की ड्यूटीज क्या है, पहला क्या इंश्योर करेगा वो, कि प्रॉपर कंडक्ट ऑफ पोलिंग प्रोसेस। सेकंड, क्या मेंटेन करेगा वो, प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ पोल प्रोसेस। थर्ड, अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, और उस रिपोर्ट में क्या लिखा होगा, वोट कास्ट इन फेवर एंड वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। और एक चीज और, एक सेक्शन का कंप्लायंस करना पड़ेगा इनको, सेक्शन 109 का। दैट्स इट, ये किसकी ड्यूटीज है, स्क्रूटनाइजर की। ठीक है, अब ये जो चेयरमैन है, चेयरमैन, पावर ऑफ द चेयरमैन टू रेगुलेट, द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल हैव द पावर टू रेगुलेट द मैनर इन विच द पोल इज टेकन। वो रेगुलेट कर सकता है कैसे पोल हो रहा है, वो देख रेख करेगा, क्योंकि डेकोरम मेंटेन करना उसी का काम। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले, अब थोड़ी देर के लिए सब लोग सुन लेना, ये जो मैंने आपको बताया था, ये लाइन, टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 109 और किसका, रूल 21। 109 तो जब हम पढ़ेंगे तो वहां कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में, देखेंगे वहां क्या क्या है। लेकिन अभी के लिए हम एक चीज तो इंश्योर कर सकते हैं जो इसी सेक्शन में है, रूल 21, कि कंपनीज एक्ट का, सॉरी, कंपनी रूल्स का रूल नंबर 21 कुछ बातें कह रहा है, और इससे पेपर में अंदर से घुस के ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कंपनी रूल से। तो रूल 21 के कंप्लायंस इनको करने पड़ेंगे। किसको करने पड़ेंगे रूल 21 के कंप्लायंस, चेयरमैन नहीं, स्क्रूटनाइजर को। लिखा हुआ ना, टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 109 एंड रूल 21। तो रूल 21 में क्या क्या बातें लिखी गई हैं वो बातें हमें समझना है। कह रहा है कि जो चेयरमैन है मीटिंग का, उसको एंश्योर करना है इन बातों के लिए जो आगे बातें आने वाली हैं, कि जो उस मीटिंग का जो चेयरमैन है, पोल जब हो रही है उसमें जो चेयरमैन है उसको ये चीजें एंश्योर करना है। क्या एंश्योर करना है, कि जो स्क्रूटनाइजर तुमने अपॉइंट किया था उसको क्या क्या तुमने प्रोवाइड करना है। ये देखो, अब स्क्रूटनाइजर अपॉइंट हुआ तो स्क्रूटनाइजर को भी कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो ड्यूटी होती है किसकी, चेयरमैन। देखो चेयरमैन क्या क्या देगा, एक तो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, दूसरा स्पेसिमेन ऑफ सिग्नेचर्स ऑफ मेंबर, कि मेंबर के सिग्नेचर की एक स्पेसिमेन, अटेंडेंस रजिस्टर, और एक क्या देगा, रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी। ये किसकी ड्यूटी है इंश्योर करना, कि मिल जाए ये सारी चीजें स्क्रूटनाइजर, चेयरमैन की। रजिस्टर ऑफ मेंबर, स्पेसिमेन ऑफ सिग्नेचर्स, अटेंडेंस रजिस्टर, और लास्ट में रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी। ठीक है, स्क्रूटनाइजर आर प्रोवाइडेड ऑल द डॉक्यूमेंट रिसीव्ड बाय द कंपनी
तो स्क्रूटनाइजर को ये इंफॉर्मेशन भी देनी है और ये आप लोग कनेक्ट करोगे। 5 में क्या था, प्रॉक्सी की डिटेल भी देनी पड़ेगी, जो प्रॉक्सी फॉर्म्स आए हैं वो बताना पड़ेगा किसको, स्क्रूटनाइजर को। सेक्शन 112 एंड 113 अभी पढ़ा नहीं, आप बस इतना समझ लो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट, कि इनके जैसे किसी को रिप्रेजेंट करना, कोई गवर्नर को रिप्रेजेंट करने आ रहा है या कोई प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपॉइंट हुआ है, तो उसकी भी डिटेल किसको मिलनी चाहिए। ठीक, सिंपल वर्ड में एक लाइन में बोलूंगा किल हो जाएगा सेंटेंस, रिप्रेजेंटेशन। चाहे वो प्रॉक्सी के थ्रू आ रहा हो, चाहे वो गवर्नर के थ्रू आ रहा हो, चाहे वो प्रेसिडेंट के थ्रू आ रहा है, ये सारे रिप्रेजेंटेशन की इंफॉर्मेशन किसको देनी पड़ेगी, स्क्रूटनाइजर को बताना पड़ेगा। और क्या इंश्योर करेगा चेयरमैन, कि scrutinizer shall arrange the polling papers and distribute them to the member proxy present at the meeting. In case of joint shareholders, the polling paper has been given to the first name holder, मतलब सीनियर वाले को, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, समझ में आ रहा है, जिसका नाम वहां पे पढ़ा हुआ है। A polling paper shall be in the form of MGT 12 में। पोलिंग पेपर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, MGT 12 में, क्योंकि MGT 11 में कुछ था, प्रॉक्सी था। स्क्रूटनाइजर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा पोलिंग पेपर्स की। स्क्रूटनाइजर शैल लॉक एंड सील ऑन एम्प्टी बॉक्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ मेंबर एंड प्रॉक्सीज। ये ध्यान से सुनना, कह रहा ये चेयरमैन एंश्योर करेगा कि जो स्क्रूटनाइजर है वो लॉक करके रखे, सील लगा के रखे, किसमें, एम्प्टी बॉक्सेस में। पहले से वोट पड़ा हो तो क्या होना चाहिए, बॉक्स शुरू में एम्प्टी, किसकी प्रेजेंस में दिखाएगा कि देखो ये सब एम्प्टी है, कुछ है नहीं इसमें, मेंबर्स रहेंगे और प्रॉक्सीज के। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए किया जाता है। और अब देखो, अभी तो पहले दिखा दिया, देखो उसमें कुछ नहीं है, खाली है, बाद में खोलेगा भी तो किसी के सामने, क्योंकि लॉक है, लॉक कर दिया। अब देखो कह रहा है स्क्रूटनाइजर शैल ओपन द पोलिंग बॉक्स इन द प्रेजेंस ऑफ 2 पर्सन एज अ विटनेस आफ्टर द पोलिंग प्रोसेस इज ओवर। देखो जब वोट पड़ गए, अब वो खुलेगा भी, तो कह रहा है उसके लिए तुम अकेले में नहीं खोलोगे, कौन होना चाहिए वहां, कम से कम 2 पर्सन एज अ विटनेस। जैसे आज की डेट में आपके सीए इंस्टीट्यूट में जब आप, जैसे आपका पेपर होने वाला है, अब जैसे पेपर होता है तो एग्जाम में जब पेपर खुलता है किसी भी सेंटर का, तो वहां पे ऑथराइज पर्संस होते हैं, उनकी प्रेजेंस में ही पेपर खुलता है। एनवेलप जो लॉक होता है स्टार्टिंग में, तो वो जो फर्स्ट टाइम जब पेपर खुलता है तो विटनेस होते हैं वहां पे 2 लोग। क्यों रखा जाता है ऐसा, क्यों होता होगा ऐसा, सिर्फ आईसीआई में नहीं, इंडिया के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 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 जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि जैसे अभी क्लास में बच्चा बैठा तो लाइव में बस पेपर आ गया तुरंत, ज्यादातर एग्जाम्स में नहीं है ऐसा, पेपर कुछ देर पहले ही आ जाता है सेंटर पे। एक पेपर तो है नहीं को तुरंत जेब में लेके आ जाएगा, कई पेपर्स होते हैं, तो पहले आ जाता है। पहले आ जाता है तो क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि पहले आओ पहले पाओ वाला, या पहले देखा जाएगा कि सबके सामने सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। ऐसा नहीं कि वो एनवेलप खुला हुआ, पता चला 4 पेपर गायब उधर से, पता चला कमरा बंद करके बाहर से ताला लगा हुआ, अंदर कोई लिख रहा है। हाँ, फिर उसके बाद ताला खुल जाता है, जब सारे बच्चे चले जाते हैं तो उसकी कॉपी बीच में जमा हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, काउंटिंग होती है प्रॉपर, कितने पेपर्स थे, अब ये अब खुलेगा वो। तो ऐसे यहां पे भी जो कंपनी में मीटिंग होगी, अब मीटिंग वोटिंग प्रोसेस खत्म हो गया, अब वो खुलेगा, तो कह रहा लॉक ऐसे मत खोल देना, कम से कम कितने विटनेस चाहिए खोलने के लिए, 2 लोग के सामने खोलोगे। इन केस एम्बिग्यूटी अबाउट द वेरिटी ऑफ प्रॉक्सी, द स्क्रूटनाइजर शैल डिसाइड द वेरिटी ऑफ कंसल्टेशन विद द चेयरमैन। अगर कोई बात होती है तो किससे डिस्कस करेगा, कोई डाउट क्रिएट होता है तो किससे क्लियर करेगा, चेयरमैन से। द स्क्रूटनाइजर शैल इंश्योर दैट इफ अ मेंबर हु हैज अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी
हैज वोटेड इन पर्सन द प्रॉक्सी वोट शैल डिसरिगार्ड। ओ माय गॉड, ये पढ़ा था हमने पहले भी। जल्दी से बता दो ये लाइन हमने पढ़ी हुई है क्या, रिपीट लाइन है क्या? अब जल्दी से आप बताओगे ये लाइन पढ़ी कहां थी? पढ़ाया था ना आपको? अगर जैसे बोल दिया बेटा तू वोट करेगा मेरे भी पे, नाश्ता वास्ता भी कर लियो तू, ठीक। वो पहले कह रहा मैं लौट रहा था उधर से तो रास्ते में पड़ गया, मैंने कहा मैं ही कर लेता हूं। तो अगर पहले वोट कर दिया तो प्रॉक्सी का फिर क्या होगा? डिसरिगार्ड। वो समझ में आ रहा है, नॉर्मल बात है। तो स्क्रूटनाइजर भी किसका वोट काउंट कर लेगा? मेंबर का। द स्क्रूटनाइजर शैल काउंट द वोट कास्ट इन पोल एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट, और आपको पता है रिपोर्ट वो किसको देगा? चेयरमैन को। Where the voting is conducted by electronic means under the provision of section 108 and rules made thereunder, the company shall provide all necessary support, technical assistance, सब कुछ प्रोवाइड करेगी अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है तो। अब देखो स्क्रूटनाइजर की जो रिपोर्ट होगी वो बताएगा क्या, टोटल कितने वोट पड़े, कितने वैलिड वोट्स थे, कितने वोट्स फेवर में थे उस रेजोल्यूशन के, कितने वोट अगेंस्ट में थे, इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ इनवैलिड पोलिंग पेपर्स एंड वोट्स। अगर कई पोलिंग पेपर्स इनवैलिड भी हो जाते हैं ना, जैसे उसमें लिखा अगर मान लो लिखा हुआ फेवर, अगेंस्ट, तो आपने बीच में मार दिया ठप्पा। जैसे पोलिंग पेपर है, आपने देखा होगा जो पोलिंग पेपर होते हैं तो ऊपर एक पार्टी का नाम लिखा होता है और फिर उसके नीचे दूसरी पार्टी का उसका सिंबल होता है साइड में, उस सिंबल पे हमें ऐसे मारना होता है। तो मैंने सिंबल पे ना मार के मैंने बीच लाइन पे ही मार दिया, बताओ ये काउंट होगा या इनवैलिड माना जाएगा? इनवैलिड हो गया, किसी को नहीं दिया तुमने। तो ऐसे यहां भी तो ये भी डिटेल लिखे रहेगा कितने इनवैलिड हो गए पेपर्स। स्क्रूटनाइजर से सपोर्ट सबमिट अ रिपोर्ट टू द चेयरमैन हु शैल काउंटर साइन द सेम। उस रिपोर्ट पे चेयरमैन साइन करेंगे, और चेयरमैन साइन इसलिए करेंगे कि वो ऑथेंटिकेट करेंगे और वो इस बात का प्रमाण होगा। और चेयरमैन फिर साइन करने के बाद क्या डिक्लेयर कर देंगे? रिजल्ट किसका? वोटिंग ऑन पोल का। और रिजल्ट कैसे अनाउंस होगा? अनाउंस बाय हिम और अ पर्सन ऑथराइज बाय हिम इन राइटिंग। कोई भी अनाउंस कर दिया, खुद कर दे या तो किसी और को ऑथराइज कर दे। अब आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान रखना, अब ये दो पैरा में ऑब्जेक्टिव आते हैं पेपर में। जो स्क्रूटनाइजर अपॉइंटेड फॉर द पोल है शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। कौन से फॉर्म नंबर में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा? क्वेश्चन आता है, कौन से फॉर्म नंबर में वो रिपोर्ट सबमिट करेगा? 13 करूं गिन 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 के हिसाब, ठीक है। MGT 13। मुद्दा ये नहीं कि वो रिपोर्ट देगा, मुद्दा ये है पेपर वाले इंस्टीट्यूट इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि रिपोर्ट किसको देगा, किस फॉर्म में देगा, इसमें ज्यादा फॉर्म नंबर 13 और 11 आपको याद ही है। द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय द, साइंड इसलिए क्योंकि ऑथेंटिकेशन के लिए, साइंड बाय द स्क्रूटनाइजर इन केस ऑफ मोर देन वन स्क्रूटनाइजर, सारे साइन करेंगे, एंड द सेम शैल बी सबमिटेड टू चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। कितने दिन के अंदर? अगेन क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पोल इज टेकन। ये दो क्वेश्चन। और पोल जो आया, रिजल्ट आया, वो मान लिया जाएगा ये मीटिंग का डिसीजन था रेजोल्यूशन के लिए। समझ में आ रहा है इतनी बात? अगर आपको बोला जाए कि रूल 21 स्क्रूटनाइज जो चेयरमैन शैल एंश्योर दीज थिंग्स, तो इसमें आपको मेन मेन पॉइंट क्या लगा? कभी पेपर में ये नहीं आएगा कि पूरा रूल 21 बताना बैठो लिखो, ये क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूल 21 की लाइंस लगी वो कौन कौन सी है? हाँ, 2% और
हाँ, पोलिंग पेपर्स, MGT 12, MGT 13, 7 days, ये सब क्या है? ये इसका दिल है, रूल 21 का दिल है, जिसके बगैर धड़कन रुक जाएगी। चलो, हो गया क्लियर? तो ये पूरा रटने रटने नहीं बैठना है इसको, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूल 21 की, जो मैंने बता दिया आपको पूरा टिक लगा के, ये वो पॉइंट्स आपके यहां होना चाहिए, इसमें से आएगा ऑब्जेक्टिव, पढ़ के रखना उस एंगल से। इस तरीके से आपका पोल की जो कहानी है वो क्या है, खत्म हो गई। तो अब देखो पोल में है क्या, फिर पोल में हमने पढ़ा क्या, कन्वर्ट दीज थिंग इनटू हेडिंग्स। नाउ स्टार्ट योर टर्न। पूरा सेक्शन 108 को, सॉरी 9 को हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले मैं हेडिंग इसकी क्या बनाऊं ये बताओ, ये जो है ये वाली हेडिंग, इसकी हेडिंग क्या बनेगी? हु कैन डिमांड द पोल, या एलिजिबिलिटी टू डिमांड द पोल। ठीक, ये कर लिया। सेकंड, विड्रॉल ऑफ पोल, सिंपल है, उसमें कुछ है नहीं, विड्रॉल ऑफ पोल हो गया। अब उसके बाद फिर आगे लिखोगे फोर्थ विथ पोल और नॉट लेटर देन 48 आवर्स, दो तरह के। अदर केस में नॉट 48 घंटे ज्यादा नहीं होने चाहिए, और एक में तुरंत पोल डिमांड होगी, दो केसेस में। किसमें किसमें? चेयरमैन अगर मुझे अपॉइंट करना है, और दूसरा एडजन करना है मीटिंग। अब अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटनाइजर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटनाइजर लिखा। अब उसका ड्यूटीज इसकी, जो कि मेन चीज है, ड्यूटीज इसकी 4 है। और उसके बाद फिर आ जाता है रूल 21 के कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रूल 21, दैट्स इट, और कुछ इसमें है नहीं। समझ में आ गया क्या सबको? ये समझ में आया क्या? आ गया क्या? आया क्या समझ में? पक्का ना? ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 109। अब पढ़ोगे भी तुम ऐसे, पहले पढ़ोगे सेक्शन 107 कि शो ऑफ हैंड फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है। अगर शो ऑफ हैंड से काम नहीं बना तो सेकंड ऑप्शन लॉ क्या बोलता है कि गो फॉर पोल, पोल डिमांड कर सकते हैं। फिर आपने पूरा पोल को, पूरे पोल की पोल खोल डाली आपने सेक्शन 109 में। अब आपकी सिर्फ 2 पॉइंट्स बचते हैं। कौन कौन सा? एक बचता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला मींस, इलेक्ट्रॉनिक मींस से वोटिंग करना, और एक बचता है आपका पोस्टल बैलेट से वोट करना। जब ज्यादा सीरियस मैटर रहते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर रहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट करवाया जाता है, तो उसको बोलते हैं वोट बाई पोस्टल बैलेट। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सेक्शन 108, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ मैं उसको करवाऊंगा आपको। और कोशिश रहेगी कि इसके जो पॉइंट्स जहां से पेपर बनता है उस पॉइंट्स को हम कवर करें। और सारी चीजें याद करने के लिए नहीं होती, कुछ कुछ चीजें रीड एंड अंडरस्टैंड करने के लिए होती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जिनको याद करके लिख के देखना होता है। तो अब आते हैं किस पे? वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। वोट तो कर रहे हो, लेकिन कैसे कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक मींस है आज के टाइम में। और उसके लिए कौन सा सेक्शन के हिसाब से हमें गवर्न करना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग? सेक्शन 108 के हिसाब से कंपनी को चलना है, प्लस कंपनीज के रूल्स के हिसाब से। अपने हिसाब से आप नहीं चल सकते, जो बोला है लॉ में वही फॉलो करने का। लॉ क्या कह रहा है कि भैया ई वोटिंग फैसिलिटी दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की फैसिलिटी दी गई है सारी कंपनीज को नहीं। अब ये लाइन देखना, ऐसा नहीं कोई भी कंपनी का मैं भी वोटिंग करूंगा, तो लॉ कह रहा है नहीं। ये क्या लाइन लिख दी गई, पढ़ो। अब बट रहा है जैसे कि ई वोटिंग मैं भी करूंगा, नहीं, लॉ ने कहा सबको नहीं देंगे हम, प्रेस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज को देंगे। मतलब कुछ कंपनीज हैं जिनको प्रेस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज करते हैं, और वो कंपनी ये है स्क्रीन पे।
every company which has listed its equity share on any recognized, इसका मतलब एक तो लिस्टेड कंपनी को तो ये ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। किसको मिलेगा पहला ऑप्शन? वो प्रेस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं कौन सी? एक तो लिस्टेड, पहला तो लिस्टेड, एंड सेकंड ऑप्शन every listed equity shares, every company has a listed equity shares on recognized stock exchange and has not less than 1000 members। और कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? नॉट लेस देन 1000। तो एटलीस्ट, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे याद रखना, हैज नॉट लेस देन 1000 मेंबर। नॉट लेस देन 1000 मेंबर मतलब क्या? एटलीस्ट 1000 मेंबर। कम से कम कितने लोग होने चाहिए? और सिर्फ लिस्टेड होने से काम नहीं चलेगा। लॉ ने क्या कह दिया? एंड लिखा हो। एंड का मतलब क्या? जोड़ के चलो या तोड़ के चलो या छोड़ के चलो। एंड का मतलब क्या? जोड़ के चलो या छोड़ के चलो? जोड़ के चलो। तो यहां जोड़ के क्या चलना है? लिस्टेड होने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए क्या चाहिए? और कम से कम कितने मेंबर हो उस कंपनी में। तो अब क्वेश्चन बन रहा है कि ई वोटिंग फैसिलिटी प्रेस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज को दी गई है। वो प्रेस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज क्या कौन है? एवरी लिस्टेड कंपनी प्लस जिसमें कम से कम कितने मेंबर्स हो? एटलीस्ट 1000 शैल प्रोवाइड अ फैसिलिटी फॉर राइट टू वोट रेजोल्यूशन प्रपोज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। इनको ये फैसिलिटी दी जाएगी। अब जरा देखो किसको किसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। निधि कंपनी और एन एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कुछ प्रेस्क्राइब क्लासेस ऑफ लोग जो सेबी के हिसाब से इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू ई वोटिंग। छोटे मोटे लोग हैं, इनको ई वोटिंग फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन एलिजिबल है ई वोटिंग फैसिलिटी अवेल करने के लिए। सेक्शन 108 ने किसको परमिशन दी है ई वोटिंग करने के लिए कि अलाउड है आप लोगों को? लिस्टेड कंपनी एंड एटलीस्ट 1000 मेंबर। तो ये एलिजिबिलिटी है, तब तो कहानी शुरू होगी, वरना यही क्लोज हो जाएगी कि कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए और दूसरा कम से कम 1000 मेंबर्स होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ बातें इन्होंने डिसाइड कर दी है। जैसे एक्सप्लेनेशन में देखे कुछ बातें इन्होंने बता दी है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे आने वाले टाइम में अभी जब आगे पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स आएंगे। जैसे एक वर्ड आएगा साइबर सिक्योरिटी। नाम सुना ये पहले कभी? साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है आज के टाइम में। ये क्या होता है सर? साइबर कैफे में जाके साइबर सिक्योरिटी आज बहुत बड़ा थ्रेट है कंट्री पे। सबसे बड़ा थ्रेट है साइबर सिक्योरिटी। और जमाने चले गए, अभी जमाना साइबर का है। तो कह रहा साइबर सिक्योरिटी में क्या? प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस, कंप्यूटर। तुम्हारा मोबाइल हैक कर ले कोई, ऐसे ऐसे साइबर के बंदे बैठे हुए हैं, मतलब गलत इंटेंशन से होते। दे आर नॉट एथिकल हैकर्स। एथिकल हैकर्स इज गुड, मतलब जो अच्छे के लिए काम करते हैं, कंट्री के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। बट देयर आर फ्यू जो बैठे बैठे आपका कंप्यूटर हैक कर सकते हैं। एक बस छोटा सा फोटो भेजेंगे आपके पास, या एक छोटा सा बस कोई लिंक जाएगा, बस आप क्लिक करोगे और आपका काम तमाम। आपको पता भी नहीं चलेगा उतनी देर में। तो 5 रुपए भी चले जाएंगे, तुम्हारा फोन चला जाएगा वहां पे, जो ताला लगा लगा के रखा हुआ है वहां। हाँ, जो ताले में कैद है ना चीजें। हाँ। तो वो भी हो जाएगा, सर्वर पे मेंटेन हो रहा है। साइबर एक्सपर्ट्स के साथ अगर बैठोगे ना तो तुम मोबाइल यूज करना बंद कर दोगे। मतलब इतनी माइन्यूट चीजें होती हैं साइबर सिक्योरिटी में।
मतलब एवरी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है यहां पे? क्या पेपर में ये क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा। तो सर हम पढ़ क्यों रहे? जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आगे ये सेंटेंस यूज हो तो हमें पता रहे, आइडिया रहे। रीड ओनली। साइबर सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट। किन किन चीजों को प्रोटेक्ट करना साइबर सिक्योरिटी में आता है? प्रोटेक्ट करना इंफॉर्मेशन को, प्रोटेक्ट करना इक्विपमेंट्स को, प्रोटेक्ट करना डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, इन सबको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करना, स्टोर करना। अनऑथराइज एक्सेस को प्रोटेक्ट करना। यूज और डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन, ये सब होने से बचाना, इसी को क्या बोलते हैं? साइबर सिक्योरिटी। कट ऑफ डेट क्या होता है? ये बहुत आएगा आगे, ये याद रखना ये लाइन। कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट मींस, हाँ ये पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। कट ऑफ डेट, इसको समझना ध्यान से। इसमें एक टाइम लिमिट आती है, वही टाइम लिमिट आता है पेपर में। कट ऑफ डेट मींस अ डेट नॉट अर्लियर देन 7 days, नॉट अर्लियर देन 7 days, कि 7 दिन से पहले तो नहीं हो सकता, 7 दिन तो एटलीस्ट चाहिए। कट ऑफ डेट मींस नॉट अर्लियर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस इन द जनरल मीटिंग्स। ये कौन सी डेट होती है? नॉट अर्लियर देन 7 days, 7 days से कम नहीं हो सकती, कम से कम 7 days। कब से 7 days? बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग अभी होने वाली है, उसके 7 दिन पहले क्या? एलिजिबिलिटी डिसाइड करना कि कौन कौन एलिजिबल है, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में, कौन कौन वोट कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं कट ऑफ डेट, कि 7 दिन पहले मीटिंग से आप ये चेक करने एलिजिबल है कि नहीं कोई वोट करने से, उसको कौन सी डेट बोलते हैं? कट ऑफ डेट। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मींस सिक्योर्ड सिस्टम बेस्ड डिस्प्ले और इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स एंड नंबर ऑफ वोट्स पुल्ड इन फेवर और अगेंस्ट। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली कैसे हम वोट करेंगे। एक सिस्टम होता है, लिंक्स होते हैं, उस पे जाते हैं, फिर वो क्लिक करते हैं, फिर वहां सारा शो करता है, उसी पे वोट करना होता है। क्या सर इसको याद करना? नहीं, याद नहीं करना इसको। रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी, कोई बहुत दूर बैठा हुआ है, वोटिंग हो रही है मान लो मुंबई में, अभी कोई बैठा हुआ है लद्दाख में, कोई शेयर होल्डर है, तो उसको रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो। कास्टिंग वोट्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको भेज सकते हो। सिक्योर्ड सिस्टम होना चाहिए। अब वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस क्या? इंक्लूड होता है रिमोट ई वोटिंग एंड वोटिंग एट द जनरल मीटिंग। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में भी यूज फॉर रिमोट ई, मतलब दूर में कोई बैठा उसके लिए भी ई वोटिंग भेज सकते हो, रिमोट ई वोटिंग। और अगर कोई और है तो उसको ई वोटिंग के थ्रू आप वोट करवा सकते हो मीटिंग में। अब ध्यान से सुनना ये लाइन, ये सब जनरल लाइंस थी, इसमें बस एक लाइन याद रखना, ये वाली, दिस वन, कट ऑफ डेट। एक्सरसाइज ऑफ राइट टू वोट थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस बाय अ मेंबर। कर अ मेंबर में एक्सरसाइज राइट टू वोट थ्रू voting by electronic means on resolutions and the company shall pass a resolution in accordance with the provision of this rule। मेंबर अपना वोट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से प्रोवाइड कर सकता है, अब वो काउंट होगा उसी। प्रोसीजर क्या होता है? अब यहां पे आने वाले जो स्टेप्स हैं वो बेसिकली क्या है? प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। इट्स नॉट अ क्रिया, इट्स अ प्रक्रिया। जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो तो एक प्रोसीजर होता है कि पहले वहां से लास्ट में फिर पेमेंट, फिर वो जनरेट होती है एक्नॉलेजमेंट आपकी। इट्स नॉट अ क्रिया, इट्स अ प्रक्रिया। तो ये क्या है? प्रक्रिया है, कैसे मीटिंग होगी स्टार्ट से एंडिंग तक। सबसे पहला काम क्या करोगे आप? नोटिस ऑफ मीटिंग। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले फॉलोइंग प्रोसीजर, ई वोटिंग के थ्रू आप सबसे पहले क्या करोगे? नोटिस भेजोगे मीटिंग की। द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी सेंड टू ऑल द मेंबर्स, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, पहले भी पढ़ा हुआ है। किसको किसको भेजा जाएगा? अरे जो ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं ना वो अगला अटेम्प्ट की तैयारी कर लें।
ये घर वर पे तैयार नहीं होगा आप जो सोच रहे हो, यहां तो तुम समझ जाओगे, और या तो फिर बंदा पागल हो, उसको मौत से भी डर ना लगे, या तो वो पास होगा, नहीं तो वही 34 40 42 मार्क्स में रह जाओगे, और उससे रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। 100 में 15 बच्चे पास होंगे ग्रुप वन में, ये ध्यान रखना। कोई चालाकी में होगा मैं ग्रुप वन दे के निकाल लूंगा, तो ग्रुप वन का रिजल्ट सबसे कम रहेगा सितंबर में, अभी बता दे रहा हूं, और चेक कर लेना जब रिजल्ट आएगा तो। इस बार भी ग्रुप वन का ही रिजल्ट कम था, ग्रुप टू का नहीं। ग्रुप टू का 20% था, ग्रुप वन का कितना था? 14 पॉइंट समथिंग। क्योंकि इंस्टीट्यूट ये देख रहा था कि बच्चे दिमाग लगा रहे थे, फॉर्म भर के मैं ग्रुप वन दे देता हूँ, फिर अच्छा हो उधर, तुम ग्रुप वन दिलवाता हूँ तुम्हें। पूरी स्ट्रिक्ट चेकिंग कर दी ग्रुप वन की, कि अगर तुमने परफेक्ट लिखा है तब तुम्हें 5 में से मैं 4 दे दूंगा, 4 मार्क्स आउट ऑफ 5, और वो भी इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज। हमारे लिए द गुड थिंग, जो हम अपनी पूरी बुक से पढ़ रहे हैं, द गुड थिंग ये कि आपको पूरी बुक की वर्डिंग से याद हो जाएंगी, एटलीस्ट कीवर्ड सारे याद हो जाएंगे तुम्हें। ये बेनिफिट है आपके लिए, दिस इज द थिंग, कि इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज भी आपके साथ जा रही है, जो सजेस्टेड आंसर के थ्रू वो चेक करेगा, वहां पे पूरा कॉपी पेस्ट होगा यहीं कहीं, कहेगा हाँ ये मैच कर रहा है नंबर दे दो, नहीं कर रहा 0 दे दो। इस बात को ध्यान रखना। और अगेन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 107 आपने पढ़ लिया है, आपको तैयार हो गया है। 109 भी आई होप कि सबको तैयार हो चुका है। अब बस 2 बातें बची हुई हैं, उसके बाद ये पूरा मतलब चैप्टर समझ लो आपको ग्रिप में आ चुका है। बस एक सेक्शन और पढ़ना है अगली क्लास में, 110 पोस्टल बैलेट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन। वो आपका जैसे ही तैयार हो जाएगा, समझ लो आपका गेम हो गया ओवर। मेन क्वेश्चंस का उनमें से ही क्वेश्चन आएगा, और फिर उसका जनरल पॉइंट्स बचेंगे अब आगे, जो आप भी पढ़ोगे तो आप कहोगे तुम्हें कुछ है ही नहीं, तो सिंपल। लेकिन यहां इग्नोर करके गए तो तुम बचोगे ही नहीं। 7 तैयार हो गया, 9 तैयार हो गया, 8 में मैं जो जो बातें जैसे बता रहा हूं साइड में लिखते जाना, क्योंकि याद कुछ नहीं रहेगा लास्ट में। आप जब पेपर में बैठोगे, लास्ट में पेपर तैयारी करने क्लासेस के बाद में, कुछ याद नहीं रहेगा। फिर फोन आएगा, सर क्या 4 बजे मैं आपसे मिलना चाहता हूं 10 मिनट, जैसे अभी मई में पेपर है, फोन आया कि सर बस 10 मिनट के लिए मिल लो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत ग्रुप भर रखा है। उस समय नहीं समझ में आ रहा था जब बताया। तो ये ध्यान रखना, अगर रियल में सीए बनना है तो भीड़ बढ़ाना है वहां जाके 80,000 बच्चों की, इंस्टीट्यूट को अमीर बनाना है तो अलग बात है, चॉइस आपकी है। जब पेपर देना है एक बार में, मैं कहता हूं भैया एक बार में इतनी एनर्जी लगा लो, खुद को दांव पे लगा लो, एक ही बार लगाओ। क्या वो जून सितंबर उधर, मई सितंबर और जनवरी करते रहे हर बार, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो सितंबर ही लास्ट कर दो कि भैया मेरा सितंबर ही लास्ट है, ये क्लियर है, अब इसी में करूंगा, मैं जितनी मेहनत करनी अभी कर लूंगा, मैं जनवरी के लिए नहीं बैठूंगा, ग्रुप वन के लिए या ग्रुप टू जो भी हो, पूरी ऊर्जा झोंक दो अभी। क्योंकि आपको यह भी पता है कि इंस्टीट्यूट पास करने वाला ही नहीं है जब तक कि वो पैरामीटर उसका पूरा नहीं हो। वो चेक करेगा कि अगर ड्यूटीज ऑफ स्क्रूटनाइजर पूछी गई तो क्या वो 4 बातें हैं आपके आंसर में, और तुमने अपनी कहानी जड़ दी उसमें, तो जड़ देगा नंबर 0। अब तुमने पढ़ा और उसी हिसाब से सेट किया, वो भी खुश हो जाएगा कि क्या लिखा है यार इसने, और फिर दिखेगा आपकी मार्कशीट में 82 85 86 92। और चांसेस भी है हाई स्कोर करने के, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये भी डिनाइल नहीं कर रहा हूं, हाई स्कोर करने के अभी चांसेस बढ़ चुके हैं आपके, बिकॉज 30 मार्क्स का उसी का 30 आउट ऑफ 30 आएगा जो अप्रोच से चलेगा, जैसे बताया है, पढ़ते पढ़ते पूरा पेपर सॉल्व कर देगा वो, 30 मार्क्स का आंसर आ जाएगा, उसको टक 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 करेगा पेपर का, सर इसमें तो ये होगा, इसमें तो ये होगा, मैंने तो कर दिया। अब 30 में से 30 नहीं 28 भी अगर उसने मार दिया पेपर में, तो डैम श्योर जो बंदा 28 मार रहा ऑब्जेक्टिव में, और इसको भी अगर उसने पढ़ रखा है ईमानदारी से, उसके 70 प्लस दुनिया की कोई ताकत तब नहीं रोक पाएगी। अब हमने अगर पढ़ा ही नहीं, पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, यही नहीं समझ में आ रहा है कि ई वोटिंग से आया कहां से आया,
तो फिर इंस्टीट्यूट को पता ही आपको क्या करेगा। पता चला एक क्वेश्चन इधर से पूछा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए, 2 माइनस हो गए, सीधा आपके 10 नंबर माइनस। अब कॉपी बची कितने की, 60 मार्क्स की। तो एकदम बी केयरफुल। अभी आपने देखा ई वोटिंग एप्लीकेबल कौन सी कंपनीज पे होती है, सारी कंपनीज पे ई वोटिंग एप्लीकेबिलिटी नहीं है, प्रेस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज पे। और वो प्रेस्क्राइब क्लास कौन है, यस, लिस्टेड कंपनी हैविंग एटलीस्ट 1000 मेंबर। उसके बाद फिर उसके डेफिनेशंस पढ़ी हमने, कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, उसको लर्न नहीं करना, बस एक लाइन को लर्न करना। कट ऑफ डेट किसे कहते हैं, 7 डेज से अर्लियर नहीं हो सकता, कहां से, डेट ऑफ जनरल मीटिंग से, दैट्स इट। डिटरमाइन करने के लिए कौन एलिजिबल है वोटिंग के लिए, ये कट आउट, बस ये लाइन याद रखना। अब आता है प्रोसीजर, ये इंपॉर्टेंट है कि ई वोटिंग का प्रोसीजर। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप किसी कंपनी में जाओगे, चलो एग्जाम में मार्क्स की बात छोड़ो, वो कहेगा सर ई वोटिंग प्रोसीजर कैसे करेंगे हम। आप लिस्टेड कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लीगल टीम का हिस्सा हो मान लो, आपसे पूछ लिया सर लीगल प्रोसीजर कैसे होगा, सर ये सेक्शन 108 या ई वोटिंग प्रोसीजर हम कैसे करें, तो वहां तो नंबर का गेम रहेगा ही नहीं। वहां तो आपको एटलीस्ट पूरा पता होना चाहिए प्रोसीजर कैसे चलेगा, प्रोसीजर किसका, ई वोटिंग का, क्योंकि बिग कंपनीज में होगा, लिस्टेड मतलब ठीक ठाक कंपनी। तो कह रहा सबसे पहले आप क्या भेजोगे, नोटिस भेजोगे। नोटिस किसको भेजोगे, अरे मेंबर, डायरेक्टर, ऑडिटर। कैसे भेजोगे, चैप्टर नंबर 1 में, सॉरी 2 में पढ़ रखा था, सेक्शन नंबर 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, कैसे भेजेंगे, देखो देख लो वही है कि नहीं, थोड़ा बहुत ऐड कर दिया 1-2 पॉइंट इसमें। देखो कैसे भेजोगे नोटिस, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, या स्पीड पोस्ट से भेज दो, इलेक्ट्रॉनिक मीन से भेज दो। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब क्या, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दो, और लास्ट में क्या बोला, कोरियर से भेज दो। ऑप्शन सारे दिए हुए हैं, अगर याद नहीं हो ना तो बस ये समझ लेना जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था वहीं से कुछ पॉइंट्स है। रजिस्टर्ड पोस्ट भी आ गया, स्पीड पोस्ट भी आ गया, कोरियर भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी, 4 बातें आ गई, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी जाएगा। और इसको मैं कहां रखूंगा, इस नोटिस को मैं कहां रखूंगा, अपनी वेबसाइट पे भी प्लेस करूंगा। समझ में आ रहा है, जैसे ही मेंबर को, मैंने एक लिस्टेड कंपनी है वो ई वोटिंग करने के लिए नोटिस भेज रही, जैसे वो मेंबर्स को नोटिस भेजेगी तत्काल प्रभाव से वो जो नोटिस है वो अपनी वेबसाइट पे भी शो करने लगेगी। समझ में आ रहा है, अगर वेबसाइट है तो वहां भी शो करेगी। अब प्रोसीजर चल रहा है, ध्यान रखना, मैं लास्ट में ऐसे स्टेप से पूछूंगा आपसे। उस नोटिस में क्या क्या लिखोगे, आपके लिए इजी होगा क्योंकि सेक्शन 101 आप पढ़ चुके हो। नोटिस में क्या क्या लिखा जाएगा, क्या क्या लिख के दोगे, उसके पर्टिकुलर्स क्या होंगे। उस नोटिस में क्या लिखा होगा, द मीटिंग शैल क्लियरली स्टेट दैट व्हाट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, कि कंपनी कौन सी फैसिलिटी दे रही है, नोटिस में लिखा होगा ई वोटिंग फैसिलिटी दे रही है कंपनी, एंड बिजनेस में ट्रांजैक्ट थ्रू सच वोटिंग। पहली बात तो ये लिखी होगी नोटिस में कि हाँ ये कंपनी क्या दे रही है आपको, ई वोटिंग फैसिलिटी, और बिजनेस कैसे ट्रांजैक्ट होंगे, ई वोटिंग के थ्रू, ये लिखा होगा उस नोटिस में। सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा होगा, दैट द फैसिलिटी फॉर वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और बैलेट पेपर और पोलिंग पेपर शैल बी मेड अवेलेबल एट द टाइम ऑफ मीटिंग एंड मेंबर अटेंडिंग द मीटिंग हैड नॉट ऑलरेडी कास्ट देयर वोट्स, जिसने अपने वोट्स नहीं डाले अभी, बाय रिमोट ई वोटिंग शैल एबल टू एक्सरसाइज एट द मीटिंग। कि मतलब किसी को रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी दी, कोई दूर था, मान लो लेट से बहुत दूर था, और वो बाय डिफॉल्ट उस मीटिंग के एरिया में है, तो क्या वो वहां जाके वोट कर सकता है उस प्लेस पे, यस। किसी ने रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी ली थी दूर के लिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो उसी सिटी में आया हुआ है और उस डेट पे उस सिटी में अवेलेबल है वो, तो क्या वहां जाके वोट कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी फैसिलिटी, वही तो बोल रहा, राइट टू वोट एट द मीटिंग। थर्ड, that the member who cast their vote by remote e-voting prior to the meeting also attend the meeting but shall not attend and cast a vote again। मतलब एक बंदे ने रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी ली थी, उसने वोट कास्ट कर दिया, अब दोबारा वो वोट कास्ट आके नहीं कर सकता। नोटिस शैल इंडिकेट द प्रोसेस एंड मैनर, उसमें लिखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीन से कैसे वोट होगा, उसका तरीका लिखा होगा, टाइम बताया होगा,
कि किस टाइम में वोट कास्ट होंगे ई वोटिंग के। प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द लॉग इन आईडी, आपको लॉग इन आईडी मिलेगी नोटिस में, और इसमें से प्रोसेस और मैनर और कैसे ये चलेगा वो भी लिखा होगा उसमें, वेज हाउ टू नोटिस। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कई बार पब्लिकेशन के रिगार्डिंग, ऑब्जेक्टिव लेकिन, कि ये जो नोटिस है, जो इलेक्ट्रॉनिक मींस वाले जो प्रोसीजर सेक्शन 108 का, उसमें जो नोटिस है वो पब्लिश करोगे आप, कहां पब्लिश करोगे और कितने दिन पहले। कह रहा था कंपनी शैल पब्लिक नोटिस बाय वो एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड। आपको पता ही है किस में होने वाला एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर में कैसे होता है, एक तो वर्नाकुलर में और एक इंग्लिश में, लेकिन इंपॉर्टेंट है कितने दिन पहले देना है पब्लिकेशन, एट लीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। तो अब क्वेश्चन आ सकता है ई वोटिंग के केस में जब भी पब्लिकेशन करना होता है न्यूज़पेपर में, वो कितने दिन पहले पब्लिश होगा, एटलीस्ट 21 डेज। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, 21 डेज कहां से काउंट होंगे, बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। अब कह रहा है द सेड एडवर्टीजमेंट, जो एड दोगे न्यूज़पेपर उसमें क्या लिखा होगा, न्यूज़पेपर जो एड दिया आपने उसमें क्या लिखा होगा, कि कौन सा बिजनेस हम ट्रांजैक्ट करेंगे ई वोटिंग से, डेट और टाइम क्या होगा रिमोट ई वोटिंग का, डेट एंड टाइम एंड ऑफ रिमोट ई वोटिंग का, कट ऑफ डेट, देखो आ गया ना, कट ऑफ डेट भी लिखी होगी। कट ऑफ डेट मतलब नॉट अर्लियर दैन 7 डेज फ्रॉम जनरल मीटिंग। उसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड लिखा होगा, डिस्पैच होगा सबको नोटिस में। स्टेटमेंट दैट रिमोट शैल नॉट बियॉन्ड द सर्ट डेट, उसमें लिखा होगा कि भैया एक टाइम लिमिट होगी, एक डेट होगी, उसके बाद कोई रिमोट ई वोटिंग नहीं कर, मतलब वो सिस्टम क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिक। द मैनर कैसे दिया जाएगा, मेंबर पार्टिसिपेट इवन आफ्टर एक्सरसाइजिंग वोट रिमोट इन बट शैल नॉट बी अलाउड, आगे दोबारा वोट नहीं कर सकते, अगर रिमोट ई वोटिंग करके आया है तो दोबारा वोटिंग यहाँ पे आके नहीं कर सकता। अ पर्सन हुज नेम्स इज रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बेनिफिशियो मेंटेन बाय द डिपॉजिट, कट ऑफ डेट ओनली शैल बी एंटाइटल्ड, जिसका नाम एंटर है, सिंपल कट शॉर्ट, जिसका नाम एंटर है रजिस्टर ऑफ मेंबर या बेनिफिशियो वही वोट कर सकता है, अदरवाइज कोई और वोट नहीं कर सकता। वेबसाइट एड्रेस लिखा होगा और नेम डेजिग्नेशन एड्रेस ईमेल आईडी फोन नंबर लिखा होगा। जो पर्सन किसी को कोई प्रॉब्लम, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक नंबर दिया होगा कि इनसे कांटेक्ट करो आप। टाइम फॉर ओपनिंग ऑफ द ई वोटिंग, देखो फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन नॉट लेस देन 3 days and shall close at 5 PM on the date of preceding the date of general meeting। ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट, कि जब हम रिमोट ई वोटिंग देंगे किसी को, तो रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी में ओपन कितने बजे होगी वोटिंग लाइंस। कह रहा रिमोट ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन नॉट लेस देन 3 days, कम से कम कितने दिन पहले, रिमोट ई वोटिंग कितने दिन पहले खुलेगा, एटलीस्ट 3 days, और क्लोज हो जाएगा, बंद कब हो जाएगा, प्रीसीडिंग द, याद है प्रीसीडिंग मतलब बिफोर, जैसे अब कल मीटिंग है, कल का मतलब क्या 30th को, अगर 30th को मीटिंग है तो आज शाम को ही 5 बजे तक क्लोज हो जाएगा, रिमोट ई वोटिंग वाले वोट नहीं कर पाएंगे अब, और कम से कम कितने दिन पहले, एटलीस्ट 3 days पहले खुला रहेगा, मतलब 3 दिन पहले से वोट करते आएंगे रिमोट ई वोटिंग में फैसिलिटी। ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि रिमोट ई वोटिंग कम से कम कितने दिन पहले खुला होना चाहिए, एटलीस्ट 3 days, और बंद कब हो जाएगा, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ नोटिस, वो बंद हो जाएगा, ओपनिंग लाइंस क्लोज हो जाएंगी, तो अब वो वोट चाह के भी नहीं कर सकते। अच्छा, रिमोट, एक पर्सन ने रिमोट ई वोटिंग में वोट किया, सुनना ध्यान से, उसने मान लो डे नंबर 2 पे वोट कर दिया है, 3 days पहले था तो डे नंबर 2 पे कर दिया वोट, अभी वो किसी काम से दिल्ली आ गया, दिल्ली आया हुआ है, अभी ओपनिंग लाइंस ओपन है, 5 बजे तक थी, अभी टाइम ओवर हो गया, 5 निकल गया, अब क्या वो दिल्ली में जब मीटिंग तो अभी अगले दिन है, जो और लोगों की मीटिंग तो अगले दिन है, नेक्स्ट डे जाके इन पर्सन वोट कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वो
क्योंकि वो ऑलरेडी कास्ट कर चुका है, तो अब वोट नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं किया था पहले तो तब कर सकता है। ये सिंपल सिंपल सी बात थी इसमें। किसको दिया जाएगा ई वोटिंग फैसिलिटी? रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी किसको अवेलेबल होगा? मेंबर्स ऑफ द कंपनी होल्डिंग ईदर इन फिजिकल फॉर्म और डीमैट फॉर्म कट ऑफ डेट, जो मेंबर्स होंगे जिनको अलाउड होगा वोट करना। व्हेन टू ब्लॉक फैसिलिटी, ये वर्ड तो आई होप कि पूरी क्लास के बच्चों को पता होगा। ये लास्ट टॉपिक है आज का, इसके आगे कल पढ़ाऊंगा मैं, बस इतने पे सुनना। ब्लॉक फैसिलिटी, ये वर्ड सुना है पहले बॉयज? आपने ब्लॉक सुना है वर्ड? क्या होता है? रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर पर्सन। ये मैं देखता हूं उसको, इफ समवन हैज ब्लॉक्ड मी आई विल रिस्पेक्ट दैट पर्सन, रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ दैट पर्सन डज नॉट लाइक टू सेंड यू समथिंग। इसी को बोलते हैं ना। और सबने फैसिलिटी यूज भी की होगी कभी ना कभी, तो मैं नहीं कर रहा हूं किसी स्पेसिफिक रीजन से, बट समटाइम्स की होगी, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सबने कर रखी होगी सबक सिखाने के लिए। अब यहां पे ब्लॉक का मतलब क्या? व्हेन टू ब्लॉक फैसिलिटी एट द एंड ऑफ रिमोट ई वोटिंग पीरियड। एंड कब हो रहा है पहले तो बताओ? रिमोट ई वोटिंग पीरियड एंड कब हो रहा है? 5 डेज, अर्लियर 3 डेज, एटलीस्ट 3 डेज, और वो 5 PM। कह रहा एट द एंड ऑफ रिमोट ई वोटिंग पीरियड द फैसिलिटी सेल फोर्थ वीक ब्लॉक्ड। जैसे 5 बजे फोर्थ वीक ब्लॉक्ड, मतलब अब कोई करता रहे घर पे बैठ के, वोट 5:15 हो गए, अब बताओ फोर्थ वीक मतलब तत्काल प्रभाव से क्या हो जाएगा? ब्लॉक। सिंपल वर्ड में अनअवेलेबल हो जाएगा, अनअवेलेबल। ठीक। प्रोवाइडेड दैट इफ द कंपनी ऑप्ट टू प्रोवाइड द सेम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम एज यूज्ड ड्यूरिंग ई वोटिंग द जनरल मीटिंग द सेट फैसिलिटी ओपन टिल ऑल द रेजोल्यूशन कंसीडर्ड एंड वोट्स अपॉन द मीटिंग। जब तक कि वो रेजोल्यूशन कंसीडर ना हो जाए, और वोटिंग मे बी यूज फॉर वोटिंग बाय द मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग हु हैव नॉट दियर वोट इन ई वोटिंग। जिन्होंने अगर वोटिंग नहीं किया है, मान लो, कह रहा व्हेन टू ब्लॉक फैसिलिटी, एक तो जैसे टाइम लिमिट हो जाएगा ओवर, तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। प्रोवाइडेड कह रहा है कि इफ अ कंपनी ऑप्ट टू प्रोवाइड द सेम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम एज यूज ड्यूरिंग रिमोट ई वोटिंग, कि जनरल मीटिंग के टाइम भी वही फैसिलिटी देना चाह रहा है आपको, द सेट फैसिलिटी शैल बी ओपन टिल द रेजोल्यूशन ऑन कंसीडर वोट अपॉन द मीटिंग। जब तक कि वो रेजोल्यूशन कंसीडर ना हो जाए और जब तक कि वोट ना हो जाए, तब तक वो खुला रहेगा, तब तक वो मेंबर्स वोट वहां पे आके कर सकता है। एंड हु हैव नॉट एक्सरसाइज देयर वोट थ्रू सिंपल एक सिंपल समझो, एक पैराग्राफ को एक लाइन में। अगर किसी पर्सन को रिमोट ई वोटिंग दिया गया था लेकिन वो ई वोटिंग में नहीं कर पाया, ड्यू टू सम रीजंस ब्लॉक्ड हो गई फैसिलिटी, वो इन पर्सन आके यहाँ पे ई वोटिंग यहाँ पे कर सकता है, आके मतलब उस प्लेस पे आके कर सकता, उसको जब तक कि रेजोल्यूशन पास नहीं हो गया तब तक वो कर सकता, उसके पास ऑप्शन है अभी। लेकिन कौन? जिसनो वोट नहीं कर पाया हो रिमोट ई वोटिंग, तो उसके पास अभी ऑप्शन रहेगा जब तक कि क्या ना हो जाए, रेजोल्यूशन पास ना हो जाए, तो वे इन पर्सन आके यहाँ पे वोटिंग कर सकता है। ये कहने का मतलब था इसको। इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको? आ गई क्या? तो आज आप घर पे सिर्फ क्या रिवाइज करोगे? सेक्शन 107, 108 के कुछ पॉइंट्स और सेक्शन 109। 6 याद करने वाली चीज है। अभी पता होगा आपको पहला पैरा क्या कह रहा है, सब सेक्शन 1 रिस्ट्रिक्शन कि लगा नहीं सकते। दूसरा पैरा क्या कह रहा था? प्रोहिबिशन। तीसरा पैरा क्या बोल रहा था? और सबसे लास्ट वाला सीनियरिटी जूनियरिटी वो छोड़ दो, ज्वाइंट शेयर होल्डर वाली हेडिंग, उससे ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी, यस डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा। दैट्स वो याद करने वाले, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, बस इतना ही पढ़ना है। इसको पढ़ के और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिखने की कोशिश करना, फिर ताकि इसके क्वेश्चन जब चले, जब सेक्शन 110 भी खत्म हो जाए, तो जो क्वेश्चन दिखे वो आप करने में सक्षम रहो, दीनहीन ना फील हो। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हैविंग वंडरफुल सेशन। अ गुड डे हेड। शब्बा खैर, बाय।